नमस्कार बिहार। टीचर्स ऑफ बिहार द चेंज मेकर्स के डिजिटल मंच से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संतोष कुमार खरे, उत्तर प्रदेश। आज का यह विशेष लेट्स टॉक लाइव उन लाखों बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए है जो एनएमएस परीक्षा से जुड़े हुए हर सवाल का स्पष्ट और भरोसेमंद उत्तर चाहते हैं। आज हमारे साथ हैं बिहार शिक्षा व्यवस्था के अत्यंत अनुभवी एवं जिम्मेदार अधिकारी जो सीधे आपके सवालों का जवाब देंगे। आइए अब मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ साथ कौन कौन है। हमारे साथ हम आज के मुख्य अतिथियों का टीचर्स ऑफ बिहार परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत तहे दिल से करते हैं। हमारे साथ हैं आदरणीय श्री योगेश कुमार जी, जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज से। इनके साथ में श्री सैयद अब्दुल मोहम्मद मोइन साहब, जो पूर्व दूरस्थ शिक्षा निदेशक SCERT बिहार से हैं। आदरणीय श्री मनोज बोस सर, जो खंड शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के शिक्षक श्री शैलेंद्र शंघर जी, जो कि इस मुहिम को, इस एनएमएमएस की परीक्षा को पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में लाइव बच्चों को चलाते हैं। बहुत ही अच्छा उनका अनुभव है और उनका अनुभव लेने के लिए आज हम उन लोगों से चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे प्यारे बच्चे इस परीक्षा को बहुत आसानी से और बहुत धैर्यपूर्वक इसको उत्तीर्ण कर सके। नमस्कार साथियों। मैं सर्वप्रथम मैं टीचर्स ऑफ बिहार के एग्जाम सेल से आप सभी गणमान्य अतिथियों का और हमारे साथ जुड़े सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। और मैं यहाँ पे आदरणीय गणमान्य हमारे जितने भी अतिथि गण हैं उनका मैं इसलिए स्वागत करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय हमारे इस एनएमएमएस जो कार्यक्रम है, जो एग्जाम सेल से जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमें अपना बहुमूल्य समय दिया है। बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी को। और मैं इस कार्यक्रम का सबसे अच्छा उद्देश्य यह है कि इस कार्यक्रम के जरिए हम उन बच्चों को जो हमारे इस फॉर्म से भरने से वंचित रह जाते हैं, किसी कारणवश किसी उनका उद्देश्य पूरा नहीं होता है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हम अपने अतिथियों से कुछ ऐसे सवाल करेंगे। आपके मन में जो संशय है इस कार्यक्रम को लेकर, उस संशय को इस कार्यक्रम के जरिए हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और हमारे सहयोगी हैं हमारे संतोष सर, वो आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाएं और हमारे अतिथियों के साथ और हमारे अभिभावक और हमारे जितने भी साथी लोग इससे जुड़े हुए हैं उन सभी से आग्रह है कि वो कार्यक्रम में बने रहेंगे। और हम लोग देखेंगे कि कैसे ये कार्यक्रम के जरिए हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फॉर्म फिलअप करवा सके, क्योंकि समय कम होता है, बच्चे की दुविधा ज्यादा होती है। तो उस दुविधा को दूर करने के लिए हम आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। और मैं संतोष सर से आग्रह करूंगी कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और जो जिस उद्देश्य से आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद दीपाली मैम। मैं सबसे पहले टीचर ऑफ बिहार के मंच से श्री सैयद अब्दुल मोइन साहब सर से आग्रह करना चाहता हूं कि वो कृपया मंच पर आए और कुछ जो प्रश्न हम लोगों के जहन में है, बच्चों के जहन में है, शिक्षकों के जहन में है, उनका उत्तर वो हम लोगों का मार्गदर्शन करें। श्री अब्दुल मोइन सर। सर ये नमस्कार सर। सर आपका टीचर ऑफ बिहार के मंच पर बहुत 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 स्वागत है। आपसे ये एनएमएमएस जो कि बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि एक गुणवत्तापूर्ण परीक्षा आज के समय में हो गई है और एनएमएमएस ने वाकई में बहुत ही बच्चों में गुणवत्ता बढ़ाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे एग्जाम पास करके जाते हैं और जाने के बाद जो और माध्यमिक विद्यालयों में जो 9 से लेकर 12 तक में जाते हैं, तो वहाँ की गुणवत्ता में भी विशेष परिवर्तन इस एग्जाम के द्वारा, इस छात्रवृत्ति परीक्षा के द्वारा आया है। तो सबसे पहले ये है कि जो परीक्षा का जो सिलेबस है सर, वो सिलेबस क्या जो कक्षा 8 के बच्चे देते हैं एग्जाम, जैसे अभी बच्चों का पूरा सिलेबस भी नहीं हुआ होगा, जो सिलेबस फरवरी तक ही होता है, फरवरी मास तक ही कंप्लीट होता है पूरा। तो ये परीक्षा समय से ही हो रही है लगभग, जैसे और राज्यों में नवंबर में हो जाती है या अक्टूबर में हो जाती है, लेकिन हमारे बिहार में फरवरी में वहां हुई है। तो क्या इसका जो सिलेबस है वो बच्चों के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में इसमें रीजनिंग नहीं पढ़ाई जाती है, ना ही कोई बुक्स होती है।
और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों का लेवल बहुत टफ होता है, तो क्या ये इसका जो सिलेबस जो बनाया गया है बच्चों का वो इस परीक्षा के अनुरूप है या नहीं है? थोड़ा-सा इसके बारे में हम लोगों का मार्गदर्शन करें। माइक ऑफ है। सॉरी। संतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर टीचर ऑफ बिहार का धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए नहीं कि ये एक टीचर का मंच है, ये वो मंच है जिसका मैं भी एक बहुत ही छोटा सा मेंबर हूँ। और हमेशा मैं समझता हूँ कि टीचर ऑफ बिहार मेरी आत्मा में है और मैं उसके लिए हमेशा अगर कहीं पर भी कुछ कर सकूं तो मेरा सौभाग्य होता है। शिव, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा आप सब जानते हैं कि ऐसे कई ये वो जमाने की बात है जब मैं खुद एससीईआरटी में था और ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो रियली लगता था कि कुछ इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू हो रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 8 में ड्रॉप आउट कर जाते थे आर्थिक स्थिति को लेकर, जबकि वो एज फार एज उनका स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग या स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन हुआ करता था वो कम नहीं होता था, मगर कहीं ना कहीं आर्थिक संकट है जिसकी वजह से वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते थे। तो ये एग्जाम उनको एक तरह से कहीं ना कहीं आर्थिक सपोर्ट देता है कि 12,000 रुपए उनको साल में मिल जाते हैं। और जो उससे ऊपर की बात है, ये तो एक आर्थिक सपोर्ट है जो कुछ परिवार हैं जिनको मिलता है। और अच्छी बात है ये खासकर उन बच्चों के लिए जो हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं या हमारे विद्यालयों से, हमारे सरकार से एडेड विद्यालय हैं, यानी प्योरली सरकारी तंत्र के बच्चे इसमें आते हैं। और हमारे राज्य में करीब करीब 90% से ज्यादा बच्चे हैं वो किसी ना किसी तरह से क्लास 8 तक हमारे सरकारी तंत्र से जुड़े रहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें अच्छी बात यह है जो मैं समझता हूं कि जब आगे राज्य स्तर पर जब मैं कार्यरत था और हम कभी इंटरव्यू वगैरह करते थे एनटीएससी और इस तरह की परीक्षाएं जो बच्चे उत्तीर्ण करते थे, अगर वो किसी इंटरव्यू में आके बताते थे कि हमने ये छात्रवृत्ति पाई है, तो उनको बड़ी एक तरह से उत्तम दृष्टि से देखा जाता था कि राष्ट्र के वो, हमारे राज्य के या राष्ट्र के वो बच्चे हैं जिन्होंने इस इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप को पाया था। ये एक्सेलेंट एक बैकग्राउंड वाले बच्चों में उनका शुमार होता था। तो इसलिए अगर इस तरह के बच्चों के लिए हम इस प्रोग्राम को आयोजित कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बधाई। और आपका तो रहा है, आपका एक सबसे बड़ा एक जो आपका कार्यशैली का अंश है कि किसी ना किसी तरह से हमारे बच्चे प्रभावित हों और उनको लाभ मिले। आप हमेशा ही कोशिश करते हैं, इसलिए आप हमारे हृदय में बसते हैं टीचर ऑफ बिहार के सारे लोग, क्योंकि आपका लक्ष्य बच्चे हैं, माध्यम जरूर टीचर है। मैं आपके प्रश्न पर आ रहा हूं, ये बच्चों के लिए बात करके। जब एक बात तो यह है कि बिहार, अगर आपका ताल्लुक बिहार से है तो आपने देखा होगा कि बिहार ने हमेशा नेशनल कैरिकुलम को फॉलो किया है। और एनसीएफ 2005 के बाद हम लोगों ने काफी मेहनत के बाद 2008 में अपना बीसीएफ बनाया था, जो एक तरह से कहीं ना कहीं एनसीएफ को फॉलो करता था। और उसमें हम लोगों ने वही पेडागोगी जो एक तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पर और बच्चों की एबिलिटी पर, उनके ज्ञान के कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करती है, उसी को हम लोगों ने माना था। एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। और जब किताबें बनना शुरू हुई तो हम लोगों ने इसी आधार पर अपने सिलेबस और अपनी किताबों को विकसित किया था, जो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी पैट का ही एनसीएफ का जो विचारधारा है उसी को आगे बढ़ाता है। इसमें यह जरूर है कि बिहार के अपने परिप्रेक्ष्य से हम लोगों ने समझौता नहीं किया और बिहार के परिप्रेक्ष्य को उसमें शामिल किया। तो एक बात तो यह है कि जो एनसीईआरटी का कैरिकुलम फ्रेमवर्क है वो पूरी तरह से, वो पेडागोगी इसमें पूरी तरह से लागू है। और दूसरे जो हमारा सिलेबस है वो पूरा एक तरह से नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क और बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क पर आधारित है। उसमें बिहार के कॉन्टेक्स्ट जरूर शामिल किए गए हैं। वो खासकर जब आप सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करेंगे जो इसमें सेट के पेपर में आता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपने बिहार के इतिहास, बिहार की भूगोल, बिहार का संस्कृत और इन सब चीजों को, बिहार की राजनीति को उसमें शामिल किया है। मगर हमारा आधारशिला जो है वो एनसीएफ ही है। तो एक तरह से ये पूरा जो एनसीईआरटी जिस पैटर्न को, जिस पेडागोगी को फॉलो करती है उसी को हम लोग भी फॉलो करते हैं। और जो इसका सिलेबस है जो हम लोगों ने एमएमएस का रखा है वो सेम वही सिलेबस है जो हमारे इसमें है। जहां तक क्लास 7 और 8 की बात है जो आपने कहा है, हम कोशिश ये किए हैं, अगर आप खासकर एनसीईआरटी की किताब को देखें
या हमारी सामाजिक अध्ययन की किताबों को देखें तो एक तरह से वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एनसीएफ और बीसीएफ को फॉलो करती हैं। इसमें मैं नहीं समझता कि बिहार के बच्चों के साथ जिन्होंने हमारी साइंस की किताब पढ़ी है या हमारी मैथमेटिक्स की किताब पढ़ी है, उनको किसी तरह से भी एनसीईआरटी की किताब को समझने में परेशानी होगी। और जो आपने कहा कि सब्जेक्टिव, ऐसा नहीं है। अगर आप साइंस की किताब देखें 6 to 8 हमारी, तो वो इसे फुल ऑफ एक्टिविटीज, और खासकर इसको दिमाग में रख के बनाया गया था कि जब इस तरह के कंपटीशन होंगे तो हमारे बच्चे पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तो उस हमारी किताबों में एक्टिविटीज के लिए और उनके मेंटल एबिलिटी के लिए और उनके एक जिसको कहते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड को बढ़ावा देने के लिए वो किताबें काफी हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अगर हमारे बच्चे और हमारे टीचर अब, क्योंकि एक नया कैरिकुलम फ्रेमवर्क आने वाला है राज्य का, और नेशनल लेवल पर कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2023 में आ ही चुका है, और यहाँ पर भी ये फैसला लिया गया है कि एनसीईआरटी की किताबें आगे लागू की जाएंगी। तो मैं समझता हूं कि ये जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल उसका समस्या का समाधान हो चुका है कि हम बिल्कुल उसी सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं जिस तरह से ये होता है। इस सिलेबस में हमने अपने बिहार के बच्चों को उनकी जो एक मेंटल एबिलिटी होती है, जो उनका एक चीजों को जल्दी समझने का स्वभाव होता है, और वो खासकर मैथमेटिक्स और साइंस में अगर उनको अच्छी तरह से डील किया जाए तो बहुत अच्छी तरह से वो इसका उपयोग करते हैं। तो उन एप्लीकेशन को भी शामिल किया गया है। तो मोटे तौर पर कोशिश यही थी हम लोगों की कि कहीं पर भी हमारे बच्चे पीछे नहीं रहें। और जब इस तरह के एग्जाम हम करवाते थे एससीईआरटी में, तो एग्जाम के बाद कहीं ना हम बच्चों के आंसर शीट से लेकर उनके सारे एनालिसिस कर ये देखते थे कि कहीं हमारे सिलेबस या हमारी किताबें बच्चों के लिए बाधा तो नहीं बन रही हैं। तो मैं आपको बड़ा इसको कहते हैं एक प्रमाण के साथ ये अवगत करा रहा हूं कि हमने ये देखा कि हमारा जो बिहार का सिलेबस या हमारी अप्रोचेस या हमारी टेक्स्ट बुक किसी तरह से भी बच्चों के लिए कभी बाधा नहीं बनी, और उन्होंने उससे ज्यादा अच्छा किया है। अगर मैं आपको उदाहरण देकर कहूँ, सामाजिक अध्ययन की बात करूं, तो हमारे आर्थिक समाज अध्ययन या हमारी हिस्ट्री की किताबें अगर आप देखेंगे तो उसमें कंटेंट के हिसाब से दे आर द बेस्ट बुक्स, जहां पर हम लोगों ने उनको राष्ट्रीय स्तर पर देखा है और बड़ी मेहनत करके तैयार की गई थी। उसकी विशेषता यह है कि हम जो अपनी टीम बनाते थे वो 12 से लेके 15 लोगों की टीम होती थी। उसमें एक फोकस ग्रुप के भी हमारे मेंबर होते थे जो एनसीईआरटी के थे या उनसे संबंधित ऑर्गेनाइजेशन, अजीम प्रेम जी हो या हमारा विद्या भवन हो, एकलव्य हो या अदर एससीईआरटी हो, वो होते थे हमारे अपने राज्य के एससीईआरटी के अलावा विभिन्न यूनिवर्सिटीज के लोग होते थे। और मगर ये जरूरी था 8 से लेके 9 या 10 लोग हमारे वो शिक्षक थे जो हमारे बीसीएफ या हमारे कैरिकुलम डेवलपमेंट जैसे कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। तो ये एक हमारे यहाँ बड़ा अच्छा बात था, और उनके आधार पर किताबें बनी हैं। और किताबें बनाते वक्त जब मार्गदर्शन सिद्धांत निर्धारित किए जाते थे, क्योंकि मैं उसको कोऑर्डिनेट करता था, तो हम लोग ये सारी चीजें ध्यान रखते थे कि हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को शायद अपने डीएनए में लेकर आते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अच्छी तरह से क्वालिफाई करें, तो वो किताबें उनको पूरी मदद करें। तो ये सिलेबस और उसके हिसाब से बिल्कुल इसमें एक जस्टिफिकेशन है, और बच्चों को किसी तरह की कोई भी हमारी यह समस्या नहीं होती है। और ऐसी मैथमेटिक्स की किताब जो है उसमें देखें कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं जो हमारी यहाँ एक मैथमेटिक्स का ये था कि हम लोग मैथमेटिक्स को स्टैंडर्डाइज मैथमेटिक्स की तरफ भी ले जाया करते थे, तो वो भी हमने पोर्शन अपनी किताबों में एनसीईआरटी की किताबों के साथ साथ उसको भी शामिल किया है कि कहीं ना कहीं वो एबिलिटी जो हमारी मैथ के बच्चों की थी वो भी उसमें उनकी जुड़ी रहे। तो ये मैं नहीं समझता कि मैथमेटिक्स या साइंस या सोशल साइंस की किताबें जो हमारे यहाँ लागू हैं, अब तो खैर एनसीईआरटी की होने जा रही हैं, मगर हमारा सिलेबस कहीं बाधा बनता है इन बच्चों के लिए, बल्कि इनको प्रोत्साहित करता है, और हमारे बच्चे इस वजह से काफी अच्छा करते हैं। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपका। के बहुमूल्य शब्द तो ऐसे भी हमारे लिए मार्गदर्शन का हमेशा से काम करते आए हैं। लेकिन सर एक सवाल मेरे मन में अभी आ रहा है, जो मैं आपके साथ उसका जवाब जानना चाहूंगी कि सर ऐसा क्यों है कि बिहार के बच्चे बहुत कम इस फॉर्म को भर पाते हैं? ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चीजें हैं जो बिहार के बच्चों को इस फॉर्म के प्रति जागरूक होने से रोक रही है? ये सवाल के जवाब जो है सर हम अभिभावक भी जानना चाहते हैं, बच्चे भी जानना चाहते हैं, शिक्षक भी जानना चाहते हैं, इतनी जागरूकता उनमें क्यों कमी है सर?
आपके तरफ से, हमारे तरफ से क्या कमी रह गई है? आज जब आपसे बात हुआ और एकाध मुझे मैं बात कर रहा था, तो मुझे ये आज ही पता चला, और मैं समझता हूँ शिव साथ मेरे साथी हैं, छोटे भाई हैं, वो बैठे हुए, सॉरी, तो ताज्जुब हुआ कि हमारे यहाँ कम बच्चे बैठ रहे हैं। मैं अपने जमाने की बात बता रहा हूँ, जब हम लोग एससीईआरटी में थे तो हमने इसकी इतनी पब्लिसिटी करी थी, और बाकायदा हर मंच पर, वो उस जमाने में टीचर ऑफ बिहार नहीं था, मगर पीआरसी या डीपीओ ऑफिस से या बिहार शिक्षा परियोजना के ऑफिस से, और एससीईआरटी का अपना एक तंत्र था। सबसे अच्छी बात यह है, मैं समझता हूँ इनके अलावा एससीईआरटी का अपना एक तंत्र है, क्योंकि एससीईआरटी डायरेक्ट और स्कूलों से कांटेक्ट में जुड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ एससीईआरटी है, जो मैं समझता हूँ, जो मेरा अपना एक सोच है, मेरा विचार है। तो हम लोग डायरेक्ट शिक्षकों को करते थे, और शिक्षक शायद इंतजार करते थे कि कब ये फॉर्म भरे जाएंगे और हम फॉर्म भरवाएंगे। जरूर कहीं ना कहीं प्रक्रिया जो है इस बार मुझे लगता है कि काफी इसमें सिंप्लीफिकेशन किया है। इसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया, और उसमें कहीं ना कहीं अप्रूवल, और कहीं ऐसा होता था कि डीओ को और इनको परेशानी हुआ करती थी, तो हम लोग बाकायदा उसके लिए चिट्ठियां निकाला करते थे। मुझे याद है हसन वारी साहब डायरेक्टर होते थे, वो हर डीओ से बराबर जुड़े रहते थे कि किसी बच्चों को परेशानी नहीं होना चाहिए। आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, कई बच्चे ऐसे हैं, एक जहानाबाद का बच्चा था जिसको फॉर्म भरने में डिले किया गया था, तो हमने रात में उसका फॉर्म भरवाया था कि आपने इसको क्यों नहीं भरने दिया। हो सकता है ये बच्चा इस स्कॉलरशिप के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चा बने बिहार के लिए। और मतलब जिसको कहते हैं ना कि नाक में दम कर देना अपने अधिकारियों का भी, कि नहीं ये कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। तो जहां इतना अच्छा है, इस एक तरह से इस कार्यक्रम का बिहार में एक महत्व रहा हो, और वहां पर कोशिश की थी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे भरे। अगर इस बार बच्चे कम भर पा रहे हैं, और तो मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्य की बात है, और इस पर हमें सोचना चाहिए। एक चीज जरूर हुई है, कहीं ना कहीं सीआरसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो थे, वो जब से पीछे हटे हैं, उनका अब कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात है, मगर वो अभी तक इस तरह से जीवंत नहीं हुआ है, इतना लाइव नहीं है जितने हुआ करते थे। तो इसके लिए शायद हमें गंभीरता से सोचना चाहिए, और मैं भी आप साथियों से बात करूंगा कि इस पर सोचें। मैं तो आज सोच रहा था, मैं आने के बाद आपसे ये बात करूंगा कि किस तरह से इसकी बच्चों की तैयारी करवाई जाए। मेरे पास शायद कितना ऐसा उदाहरण पड़े होंगे, शिव को याद होंगे, जहां लोग भेजते थे कि उन्होंने, और इतना खुश होते थे कि हमारे यहाँ के, हमारे स्कूल के 5 बच्चे अभी यही एनएमएस में सवाल क्वालिफाई कर गए, माननीय हमारे अतिथि श्री योगेश कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज से मैं पूछना चाहूंगी सर, कि ऐसी स्थिरता जो है इस फॉर्म में, इस फॉर्म को भरने में क्यों आ रही है? क्यों, ऐसा क्या वजह है कि सर जो स्कूल और जिला स्तर की जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है सर, वो बहुत धीमी होती चली जा रही है? क्या ऐसी वजह हो सकती है सर? सबको नमस्कार। ये तो सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं ये इतना प्रतिष्ठित एग्जाम है ये, एक छोटा सा वाकया मैं बताना चाहता हूँ उसके लिए, कि बचपन में जब मैं ये जिन सर से कोचिंग ये पढ़ता था, तो वो सर ये निकाले हुए थे ये एग्जाम। तो उनका कहना था कि जो हम लोग का हाई स्कूल था, पुराना हाई स्कूल, उस हाई स्कूल में जो प्रिंसिपल का बोर्ड था, जो प्रिंसिपल चैम्बर था, उसमें जो बच्चे निकाले हुए थे उस एग्जाम को, उनका बकायदा वो नाम लिखा हुआ रहता था उसमें। तो ये हम लोग के लिए उस समय मतलब गर्व की बात रहती थी कि फलाना ने ये एग्जाम निकाला है, और उनका उस स्कूल में ये नाम हमेशा के लिए लिखा हुआ रहता था। ये जहाँ तक दीपाली जी आपका ये कम ये फॉर्म की बात है, तो ये मैंने भी अपने जिला में अभी रिव्यू किया है इसको लेकर के। तो थोड़ा सा ये अवेयरनेस जो है, हम देख रहे हैं कि टीचर्स में भी और बच्चों में भी इसका एक लगता है उस ढंग से प्रचार प्रसार नहीं किया जा सका है जिस ढंग से किया जाना चाहिए था। ये जितना हम लोग को चाहिए था कि सभी बच्चे ये विद्यालयों को इसमें रजिस्ट्रेशन कराना, वो अभी तक नहीं हो पाया हम लोग का। उसके लिए हम लोग तो आज लगे हुए थे, और कोशिश हम लोग की यही है कि कम से कम हमारे जिले में जितने ये मिडिल स्कूल है क्लास 8 वाले, सभी को ये कल तक वो आवेदन अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैक्सिमम बच्चों को वो इसके लिए अप्लाई करवा लें, ताकि
ये अभी भी हम लोग के पास कल और परसों का टाइम है, तो जितना पॉसिबल हो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग अप्लाई करवा सकें। तो अगर थोड़ा-सा हम लोग अपने प्रशासनिक स्तर पर और टीचर्स के लेवल पे भी, चूँकि आप लोग के ये इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से भी मैक्सिमम टीचर्स लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, तो उन लोग को भी जानकारी इस माध्यम से हो सकती है। और इसके अलावा जो है बाकी जिन भी जिलों में जो लोग सुन रहे हो या फिर ये टीचर्स लोग हैं, वो लोग यदि अवेयर होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा या कोई विद्यालय इससे छूटेगा। तो ये हम लोग का ये अगर थोड़ा-सा मेहनत कर लें तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा हम लोग को। योगेश सर, सर एक योगेश सर, जैसा कि आप जैसे डिस्ट्रिक्ट पे गोपालगंज में हैं और वहाँ पर जो बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसके बाद जी। स्कूल के प्रिंसिपल उसको वेरीफाई करते हैं, तब वो आगे बढ़ता है फॉर्म। तो क्या कुछ आपके जी। पोर्टल पे ऐसा शो होता है कि किन-किन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है और किस स्कूल से अभी वेरीफाई नहीं हुआ है, वेरिफिकेशन नहीं हुआ है? कुछ ऐसा कुछ शो होता है आपके पोर्टल पे? हाँ, ये शो हो रहा है, हम लोग का डैशबोर्ड में ये दिख रहा है। तो हम लोगों जी। ने उस सबसे पहले तो देखा कि कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो कि अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, वहाँ के बच्चे वो अप्लाई कर चुके हैं। तो सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी हम लोग का वही है कि उन विद्यालयों को हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा लें। और इसके लिए आज हम लोग अपने यहाँ जो ये ब्लॉक्स के जो डेटा एंट्री ऑपरेटर ये सब लोग हैं, उन लोग को भी बुलाए हुए थे। सबको हम लोगों ने बाकायदा ट्रेनिंग दी है और बोला कि आप चेक कर लीजिए। हम लोग लिस्ट सबके साथ शेयर कर लिए हैं। जो हम लोग के पास लिस्ट थी कि कौन-कौन विद्यालय रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कर रहा है और किस विद्यालय के बच्चों ने एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया है लेकिन उनका अप्रूव नहीं हुआ है। तो उस एचएम को पकड़ के ये बोला गया है कि भाई आप जल्दी से उसको अप्रूव कीजिए। अगर आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है तो जल्दी से उसको रजिस्टर कीजिए। और विद्यालयों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इतनी सिंपल है कि वो मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगता है रजिस्ट्रेशन कराने में। तो सभी विद्यालयों के एचएम से भी मेरा यही अनुरोध रहेगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आप लोग जल्दी से इसको ये कीजिए। हाँ, बताइए। सर, एक प्रॉब्लम ये आती है, जैसे किसी बच्चे ने फॉर्म भरा और जी। फॉर्म, चूंकि बच्चे ज्यादातर जानकार नहीं होते हैं, तो वो साइबर कैफे से ही फॉर्म भरवाते हैं। और जब वो भरवाने जाते हैं, मान लीजिए किसी ने नाम की स्पेलिंग में त्रुटि कर दी या डेट ऑफ बर्थ में त्रुटि कर दी या किसी चीज में त्रुटि कर दी, तो वो जाता है वेरिफिकेशन के लिए स्कूल के प्रिंसिपल के पास। तो जी। जैसे एनएसपी पोर्टल पे एक रिवोक का ऑप्शन आता है कि अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो एक रिवोक करके हम वापस ले आते हैं। लेकिन जी, अगर जी। प्रिंसिपल ने इसको रिजेक्ट कर दिया तो फिर दोबारा वापस लाने का कोई दूसरा चांस नहीं होता है। तो सर, इसके बारे में थोड़ा-सा मार्गदर्शन करें यहाँ पे कि अगर किसी बच्चे से कोई त्रुटि हो गई है तो उसको कैसे सुधार किया जाए? ये मुझे लगता है कि अगर वो बच्चा त्रुटि जिसकी हो गई है, अगर वो प्रिंसिपल को अपने नॉलेज में दे दे कि मैं ये त्रुटि मतलब मेरे फॉर्म में हो गई है, तो उसको रिजेक्ट करके दोबारा तो वो भर सकता है बच्चा वो उसको। ओके, ओके सर, ओके, ठीक। सर मेरा सवाल एक और, सर आपके बातों से मेरा सवाल मन में निकल कर आ गया सर कि सर जैसे हमारा एनईपी कहता है कि हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं शिक्षा को लेकर और हम फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करते हैं, बच्चे जो चाहे जिस तरह की स्ट्रीम में जा सकते हैं। बट सर इसमें इस जो स्कॉलरशिप एग्जाम्स जो चल रहे हैं, अगर हमें टीचर्स ऑफ बिहार ने इस मुहिम को चलाया है कि हमें जागरूक करना है, तो सर मेरा एक सवाल ये हो रहा है कि ऐसी मुहिम जो है सर हर जिला से क्यों नहीं चलता है सर? ऐसी मुहिम चले, ऐसे टीचर्स अपॉइंट हो जो इस मुहिम को चलाए, जागरूक करे लोगों को। सर ऐसा क्यों, ऐसी क्या कमी उसमें रह जाती है जो शिक्षा विभाग और या फिर जो हमारे ये तंत्र है उसको जागरूक नहीं कर पा रहे हैं सर? और दस्तावेजों की जटिलता जो है इसमें बहुत ज्यादा है सर, मैं उस पर थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन चाहूंगी। देखिए इसमें मुझे लगता है कि इसके लिए मुहिम चलाने के लिए मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा किसी प्रशासनिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अगर हम शिक्षक अगर चाहें तो खुद भी इस तरह से मुहिम चला सकते हैं और उसमें वहाँ के अगर पदाधिकारी से सपोर्ट चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई पीछे रहेगा। अगर आप लोग चाहें तो बढ़िया से मतलब ये इसमें खासकर एकेडमिक मामलों में अगर कोई आगे आए तो कोई भी जिला ये उस पे खुलकर सपोर्ट करना चाहिए इसको, इसके लिए। एक क्वेश्चन मेरा और आ रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे जब फॉर्म बच्चों को आया है भरने के लिए, तो जब बच्चे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसमें एक फोटो और फोटो विद सिग्नेचर
का ऑप्शन आ रहा है, उसमें ऐसा नहीं है कि फोटो अलग अपलोड हो, सिग्नेचर अलग अपलोड हो। जैसे और राज्यों में होता है कि सिग्नेचर के लिए एक अलग अपलोड करने का ऑप्शन आता है और फोटो का अलग होता है। लेकिन यहाँ बिहार एनएमएमएस में फोटो विद सिग्नेचर लिखा हुआ है, तो वो कैसे अपलोड करना है उसे, मतलब फोटो के ऊपर साइन करना है कि फोटो के नीचे एक पर्ची लगा करके उसकी फोटो के लिए कलेक्ट कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है फॉर्म को भरने में बच्चों के, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपका मार्गदर्शन चाहेंगे। और सर एक दूसरा चीज ये है कि चूंकि 16 तारीख लास्ट डेट है इसकी, 15 तारीख लास्ट डेट है इसकी फॉर्म भरने की, तो जो है 16 तारीख को प्रिंसिपल से वेरिफिकेशन की भी डेट होगी। तो एक ही दिन का समय है प्रिंसिपल से वेरीफाई करने का। आपसे बस एक आग्रह है, सबने हृदय से आग्रह है आपका कि आप अपनी एक टीम लगा करके जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो कोई बच्चा ऐसा ना हो कि उसने फॉर्म भर दिया हो और उसका फॉर्म प्रिंसिपल स्तर से वेरिफिकेशन होने से वो वंचित रह जाए। तो आप इसको कृपया अपने स्तर से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बच्चे जी उसमें तो हम लोग आज ही से हम लोग लग गए हैं कि कम से कम जिन बच्चों ने भरा है फॉर्म, कम से कम उनका 100% हम लोग वो अप्रूवल करा लें, और उसी में जो टीचर्स या जो एचएम अभी तक अपना ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराएं और तब अप्रूवल की प्रक्रिया वो शुरू करा दें। इसको हम लोग ब्लॉक लेवल से ही मॉनिटर करवा रहे हैं, ये तो हो जाएगा। जहाँ तक वो ये फोटो विद सिग्नेचर वाली बात है, तो उसमें वो दोनों ऑप्शन है आपका, वो जैसे सुविधा हो, और उसके नीचे पर्ची लगा के भी कर सकते हैं या फोटो के ऊपर भी साइन करके वो उसको अपलोड किया जा सकता है। वही है कि उसका साइज जो है फोटो का, जो उसमें प्रिस्क्राइब रहता है, संभवतः 200 KB के आसपास शायद रहता है, तो वो उसको रिसाइज करके उसको अपलोड किया जा सकता है। क्योंकि मोबाइल से फोटो लेने पर थोड़ा सा साइज उसका ज़्यादा आता होगा, तो उसको बहुत सारे रिसाइज करने के ऐप है, या फिर वो उस पर ये क्रोम में कहीं पे भी उसको रिसाइज किया जा सकता है, तो इसलिए उसको करके उसका साइज छोटा करके फिर उसको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आसानी से मोबाइल से भी भरा जा सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपके मार्गदर्शन हमारे बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। अब मैं हमारे तीसरे अतिथि, हमारे गणमान्य प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनोज बोस सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। स्वागत है सर आपका टीचर्स ऑफ बिहार के एग्जाम सेल में, और मैं चाहूंगी कि आपके मार्गदर्शन बच्चों को कुछ ज्योति मिले, जिससे बच्चे जो हैं आगे हमारे बिहार के आगे बढ़ सके। और मैं चाहूंगी कि संतोष सर, मनोज सर से कुछ सवाल जो है आप लें, उनसे जानना चाहेंगे सर कि क्या सर हमारे साथ जिस तरह से एनएमएमएस से हम लोग काम कर रहे हैं सर, तो बच्चों को सर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करेंगे बच्चे तैयारी, क्या करेंगे सर, थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन इस पे दें। नमस्कार, मैं पहले अपना संक्षिप्त परिचय दे दूं। मैं कार्यरत उत्तर प्रदेश में हूं, लेकिन रहने वाला बिहार सहरसा का हूं, और छात्रवृत्ति के ऊपर मेरा काम जो है 2020 से मैं कर रहा हूं, और हमारी टीम के अभिन्न हिस्सा रहे हैं संतोष खरे जी और शैलेंद्र सांगदर जी। तो मैं तैयारी के मुद्दे पे बात नहीं कर पाऊंगा। तैयारी के लिए शैलेंद्र सांगदर जी और संतोष खरे जी बहुत ही उपयुक्त व्यक्ति हैं। मैं केवल इस मुद्दे पे बात करना चाहता हूं कि अधिकतम फॉर्म कैसे भरे जाएं, और इसके अलावा अधिकतम शिक्षक कैसे जुड़े, इस मुद्दे पे मैं बात करूंगा। मैं इस संबंध में विभा मैडम से 15-20 दिन पहले बात किया था, और उनसे हमने बताया था कि क्या किया जा सकता है इस परीक्षा के लिए। तो सबसे पहली बात, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में कार्यरत हूं और उत्तर प्रदेश का मेरा जो अनुभव है, मैं पूरी यूपी के लिए काम किया हूं, तो यहाँ भी फॉर्म भरने की संख्या बिहार से बहुत खराब स्थिति में थी 2020 के आसपास में। और पहले 8,500 फॉर्म पूरे उत्तर प्रदेश में भरे जाते थे, और वो 1,68,000 भरा जा रहा है। तो रणनीति क्या हम लोगों की रही, उसके बारे में बात करना चाहता हूं, ताकि हमारे बिहार के साथी इससे लाभान्वित हो सकें। और इसमें टीचर ऑफ बिहार और एससीईआरटी को आगे आकर के लीड करना होगा। सबसे पहला काम तो यह करना होगा, सोशल मीडिया आजकल बहुत ही सशक्त माध्यम है, तो सोशल मीडिया आप जैसे हम लोगों ने 2020 या 22 में टीचर ऑफ बिहार के साथ मिलकर के इस संबंध में एक ग्रुप बनाया था, जिसमें 1200 के आसपास से टीचर जुड़े हुए थे उस समय। अभी जो है
हमारे तरफ से सलाह यह है कि हर जिले के लिए एक एससीईआरटी की तरफ से जिसे डाइट का एक नोडल हो, और इसके अलावा 2 एक्टिव अध्यापक हर जिले से जुड़े। इसके अलावा हर ब्लॉक के 2 एक्टिव अध्यापक जो मध्य विद्यालय से हैं उनको जोड़ा जाए, और फोकस होना ये चाहिए कि अधिकतम अध्यापक इस परीक्षा के बारे में जाने। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार जाता हूँ, उत्तर प्रदेश का भी मेरे पास कई जिलों का अनुभव है। अध्यापक को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो जानकारी है ही नहीं तो फॉर्म कहाँ से भराएंगे। तो इस कारण से जब तक आप हर जिले में नोडल अध्यापक, नोडल बीओ नहीं बनाएंगे, तब तक में यह अधिकतम अध्यापक तक मामला नहीं पहुंच पाएगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि एससीईआरटी जो है डीओ को कह करके हर ब्लॉक से 2 नोडल बनवाएं, हर जिले से 2 नोडल बनवाएं, और वे जो है अधिकतम अध्यापक को जोड़ें। और जब अधिकतम जोड़ेंगे तभी हमारे अधिक फॉर्म भरे जा सकेंगे। तैयारी के बारे में संतोष खरे जी हैं, शैलेंद्र सागधर जी हैं, यह आपको विस्तार से बताएंगे। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस परीक्षा में कम फॉर्म भरे जाने का कारण जो है वो अध्यापक को इसकी जानकारी का नहीं होना, और दूसरी बात जो है यह उनको लगना कि अरे बहुत टफ एग्जाम है, हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे इसको पास नहीं कर पाएंगे। हालांकि यह परीक्षा पूर्णतः सरकारी विद्यालयों के लिए ही है। यह सब जानकारी उन तक होना चाहिए, और जब जानकारी उन तक बात पहुंचेगी तो वो अधिकतम फॉर्म भरवाएंगे। मैं एससीईआरटी से आग्रह करूंगा कि इस काम को एक मुहिम चला करके नोडल अध्यापक नियुक्त करके उन नोडल की एक मीटिंग करी जाए, एक वीसी करी जाए, या इसी तरीके के ऑनलाइन मीटिंग कर लें, ताकि अधिकतम अध्यापक इस बारे में जाने और उसके बाद में अधिकतम फॉर्म भरे जा सकें। तैयारी के बारे में हमारे लिए संतोष खरे जी और शैलेंद्र सागधर जी से बेहतर और कोई बता नहीं पाएंगे। मैं इतनी सी बात करना चाह रहा हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर आपका। और आपने हम सब शिक्षकों को बहुत सारे ग्रुपों पे जोड़ा, और उत्तर प्रदेश में जो एक क्रांति आई है एनएमएमएस को लेकर के, उसके पीछे पर्दे के पीछे से रह करके आपने काम किया, हम सबका मोटिवेशन किया, जिसका कारण आज के डेट में 1,68,000 बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, और जिसमें से उत्तर प्रदेश में 15,143 सीटों में से 14,190 या 14,590 इतनी सीटें बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। तो सर इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, और बहुत बहुत आभार। अब मैं शैलेंद्र सागधर सर को, अगर मेरी बात आप सुन पा रहे हैं तो मैं एक बार फिर से आग्रह करूंगा एससीईआरटी के लिए कि ऐसे जिले जहां अभी भी सीट लैप्स हो रहा है, वहां के डीओ और वहां के खंड शिक्षा अधिकारी, प्रखंड बीओ को से बात करने की जरूरत है कि वहां सीट लैप्स क्यों हो रहा है। उनको पता नहीं है इस बारे में, उनके जिले का सीट लैप्स हो रहा है। सर आप वरिष्ठ हैं और आपकी बात ऊपर अधिकारियों तक होती रहती है, तो बस आपसे एक आग्रह ये करना चाहेंगे कि हम लोगों को जैसे बिहार में 5,443 सीटें हैं, पूरे देश में 1,00,000 सीटों में से 5,443 सीटों का कोटा हमारे बिहार राज्य का है। और जो ये सीटें हैं, इन सीटों में जनपद वार कोटा भी होगा, लेकिन जनपद वार कोटा कुछ पता नहीं है हम लोगों को कि कितनी सीटें किस किस जनपद में अलॉट हैं। जैसे गोपालगंज में कितनी है, सिवान में कितनी है, हम लोगों को नहीं पता है। तो मुझे इसके बारे में जानकारी थी। मैं टीचर ऑफ बिहार ग्रुप पे इसको शेयर करता रहा। इधर कुछ दिनों से मैं निष्क्रिय हो गया बिहार वाले ग्रुप से। तो एससीईआरटी के पास पूरा डेटा है कि पिछली बार कितना सीट लैप्स हुआ है, इस बार कितना फार्म भरा गया है। इस आधार पे अगर रेगुलर मॉनिटरिंग होता है, दैनिक आधार पे मॉनिटरिंग होने लग जाए तो फिर अंतर आएगा। और सर दूसरा ये है कि आप वहाँ पे आग्रह कर सकते हैं, ये आग्रह है कि जैसे जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, किस जनपद में कितने फॉर्म भरे गए, जैसे उत्तर प्रदेश में आपका डाटा आने लगता है कि किस किस जिले में कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो उससे क्या होता है कि जिस जनपद में फॉर्म कम भरे होते हैं तो वहाँ पे फोकस कर लिया जाता है, वहाँ के टीचरों से, वहाँ के अभिभावकों से संपर्क करके, या कोई ना कोई ऐसा आदेश निकलवा करके जिससे कि बच्चे अधिक से अधिक बच्चे फॉर्म भरे। तो 2 बातों का आपसे सिर्फ एक आग्रह करना है
कि आप हमारी बातों को इस मंच के माध्यम से, टीचर्स ऑफ बिहार के मंच के माध्यम से आप इन 2 बातों को हमारी ऊपर तक पहुँचाएँ। एक तो ये कि एक तो हमें जनपदवार कोटा पता लगे कितनी-कितनी सीटें हमारे जनपद में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए निर्धारित हैं। और दूसरा, जब फॉर्म आए बच्चों के फॉर्म भरने के लिए, तो हमें किस-किस जनपद से कितने-कितने फॉर्म भर गए हैं, और पूरे बिहार से कितने फॉर्म भरे गए हैं, इसके बारे में जानकारी अगर आ जाती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आंकड़े जो है बहुत ही काम के होते हैं, और आंकड़ों के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे पास आंकड़े नहीं है तो फिर हम कुछ पता नहीं लग पता है कि हम कितने 2 कदम आगे बढ़े हैं या 4 कदम पीछे बढ़े हैं। और सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप शैलेंद्र सर, जो कि उत्तर प्रदेश में एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं, और मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ टीचर ऑफ बिहार के इस मंच पे। और आप अपना सर अनुभव कुछ बताएं हमारे बच्चों को। आप बहुत सारी शाम के समय डेली आपकी ऑनलाइन क्लास आती है, बहुत सारे जनपद के बच्चे जिन्हें आप जानते भी नहीं है, ना ही वो आपको जानते हैं, आपके लिंक के माध्यम से वो जुड़ जाते हैं, और आपकी ऑनलाइन क्लास का जो फायदा है बच्चों को, ना कि हमारे उत्तर प्रदेश के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के बहुत सारे बच्चों को उसको मिलता है। तो सबसे पहले तो आपसे ये प्रश्न ये है कि एनएमएमएस क्या है और इसकी तैयारी कैसे करें? अब चूंकि पेपर हमारा 8 मार्च को है और समय कम है, काम ज़्यादा है, और कंपटीशन भी अब जैसे-जैसे जागरूकता बढ़ रही है, वैसे-वैसे कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। हर विद्यालय में मान के चलिए अच्छे बच्चे होते हैं, हर क्लास में 2-4 बच्चे अच्छे होते हैं, और उन बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे तैयारी करी जाए? तो सबसे पहले तो एनएमएमएस क्या है उसके बारे में बताइए, और कैसे हम उसको तैयारी करें उसके बारे में बताइए। स्वागत सर आपका। धन्यवाद संतोष जी। अभी हमारे बोस जी बोल रहे थे, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आप हमारे ही जनपद में पहली नियुक्ति पाए हैं। श्रीमान बोस जी बिहार सहरसा जनपद से हैं। तो आजकल एनएमएमएस के बारे में बहुत धूम मचाए हैं सर। अभी हम लोग 5 राज्यों में एनएमएमएस का ग्रुप बना करके और उसको तेजी से प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं। टीओबी के सहयोग से बिहार में भी टीओबी बहुत अच्छा कर रहा है, तो लगा कि क्यों ना टीओबी के साथ जुड़ा जाए। टीचर साहब, बिहार का इसमें बहुत योगदान है। सबसे पहले समझ लें, नेशनल मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा है एक, आय एवं योग्यता आधारित। इसमें दोनों शब्द हैं, आय एवं योग्यता। इसमें उत्तीर्ण बच्चे को 12,000 प्रति वर्ष मिलता है, आप सभी जानते हैं, कुछ शर्तों के साथ। शर्तें ये होती हैं कि वह बच्चा राजकीय विद्यालय में पढ़ेगा, मतलब जिस विद्यालय में गवर्नमेंट अध्यापक है, राजकीय हो या एडेड हो, ये पूरे भारत में व्यवस्था लागू है। अभी संतोष सर कह रहे थे कि 5,400 कुछ सीट हैं आपके बिहार में, हमारे बिहार में 5,400 कुछ सीटें हैं। तो मैं गुणा करने लगा 5,400 को 58,000 से, वो 48,000 से, सॉरी 48,000 से अगर हम गुणा करें तो 25 करोड़ 92 लाख होता है ये। अगर हम 5,000 बच्चे भी उत्तीर्ण करा दें तो 24 करोड़ केंद्र सरकार का पैसा बिहार में आ जाता है, और यह इतनी बड़ी रकम है बिहार की स्थिति को अच्छा करने के लिए। 24 करोड़ रुपया बहुत होता है, और साथ में गुणवत्ता मिलेगी, वो अलग। फार्म भरे ही जा रहे हैं, वहां पर तो मुझे कुछ कहना नहीं है, अधिकारी लोग सब देख ही रहे हैं। इतने कम समय में तैयारी कैसे की जाए, इस पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। हमारा ग्रुप टीचर्स ऑफ बिहार पेपर आपको दे रहा है। अभी पहला पेपर संतोष जी की सहायता से कल परसों तक पहुंच जाएगा आप लोगों के बच्चों के हाथ में। आप उसका प्रिंट कराकर निकलवा करके दे दें, तो अभी 3 टेस्ट 4 टेस्ट करा देंगे बच्चों को। जी संतोष भैया। सर कल सुबह पेपर मिल जाएगा, आप खुलते ही पेपर, मॉडल पेपर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, बच्चों को अवेलेबल हो जाएगा। ये मॉडल पेपर होगा, इस पेपर को करें सभी बच्चे।
मैं कह रहा था कि इस परीक्षा में एक सबसे बड़ा पहलू है रीजनिंग। रीजनिंग 90 नंबर का होता है और उस पर बच्चे फोकस भी नहीं होते हैं। अमूमन आपकी अकादमिक परीक्षाएँ निपट चुकी होंगी, अकादमिक टीचिंग भी चल रही होगी, तो साइंस और गणित और सोशल साइंस बच्चे पढ़ते ही हैं। कक्षा 7 तक के सिलेबस से वो सभी जगह व्यवस्था है। कक्षा 7 तक के सिलेबस से 55% क्वेश्चन आते हैं, 45% क्वेश्चन केवल कक्षा 8 के सिलेबस से आएँगे। तो 7 तक तो बच्चों ने पढ़ी है, 8 तक भी पढ़ा है, ये अच्छी बात है। रीजनिंग में इस महीने पूरा फोकस कर लें अगर रीजनिंग में, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैंने भी जो अभी 4-5 दिन पहले क्लास शुरू किया है, अभी मेरी स्थिति थोड़ी-सी खराब हो गई थी, इसलिए मैं क्लास बंद कर दिया था। लेकिन अब 4-5 दिन से क्लास शुरू है। आप अपने बच्चों को टीचर साहब बिहार के ग्रुप से हमारे पास पढ़ने के लिए भेज सकते हैं ऑनलाइन में। टीचर साहब बिहार भी क्लास करेगा ऑनलाइन। रीजनिंग में सबसे खास चीज़ है टीचर जहाँ पर अभी फोकस करें, वह है मुझे लगता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग संतोष भैया जी सर, जी, जी। तकरीबन 35 से 40 प्रश्न और 30-35 प्रश्न तो 100% पक्का जी। कराता है। आपस में लिंकअप होते हैं ना कोडिंग कोडिंग से। आपस में जी, लिंकअप होते हाँ, हैं कोडिंग कोडिंग से। कोडिंग थोड़ी टफ तो होती है, लेकिन अगर बच्चा बेसिक भी समझ जाएगा, 4-5 दिन में कोडिंग डिकोडिंग अच्छी कर सकता है। 4-5 दिन की टीचिंग में कोडिंग डिकोडिंग के अच्छे से क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इतना कठिन भी नहीं होता है। तो 35 से 40 क्वेश्चन होता ये है कि श्रृंखला में भी कोडिंग डिकोडिंग आती है। कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रश्न भी आता है सीधे-सीधे बना हुआ। और एक आते हैं जहाँ पर 2 अनुपात जैसा, समानुपात जैसा चिन्ह लगा होता है, जिसको हम कहते हैं समानता, समता या कुछ भी कह दें। तो सादृश्य उसमें जी। हैं? हाँ, सादृश्य सादृश्यता, अगर वो चित्र में है तो सादृश्यता कहलाएगी। अगर वो कोडिंग डिकोडिंग जैसा है, तो समता कहलाएगी। अगर वो संख्याओं में, शब्दों में है तो समानता, शब्दों में है तो समानता कहलाएगी। वहाँ पर चिन्ह का अनुपात और समानुपात जैसा लगा होता है। तो कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन उसमें भी रखा जा सकता है और वही प्रश्न पर कोडिंग डिकोडिंग का बनाया जा सकता है। तो और यहाँ आते हैं श्रृंखला पर। श्रृंखला में भी 5 प्रश्न, 10 प्रश्न होंगे अगर श्रृंखला में, तो 10 में 4-5 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सभी विद्यालय कोडिंग डिकोडिंग पर पूरा फोकस कर दें। उसके बाद दूसरी तैयारी होती है, आपके यहाँ भी आता है। मैंने बिहार के पिछले 2 वर्षों का पेपर देखा है और मैं अभी कहने वाला भी था कि बिहार के बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। मैं पिछले 2 वर्षों से ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ धन्यवाद और सर, मुझे आपने बहुत बिहार का नाम लिया, बिहार के बच्चों का नाम लिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं सर अ, बस एक कुछ सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूँगा कि मैं जी, ऑडियंस टीचर ऑफ बिहार की टेक्निकल टीम से सिर्फ ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भी ऑडियंस के क्वेश्चन्स आ रहे हैं, कृपया स्क्रीन पर दिखा दें, जिससे हमारे जवाब हमारे जो गेस्ट लोग आए हैं, वो उसका जवाब दें और बच्चों की जो जो भी शंकाएँ हैं, वो उनको दूर करें। तो मैं एक बार फिर से आग्रह करना चाहूँगा हमारी टेक्निकल टीम से कि उसको जो है उसके जवाब दें। जी शैलेंद्र, सर बताइए आप? जी। तो मैं कह रहा था मैं क्वेश्चन देख भी रहा हूँ। अ, नहीं, मेरे लिए अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं देख रहा हूँ, अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है। इसमें 2-3 क्वेश्चन है जो एक तो स्कूल में फॉर्म भरने के बाद उसका स्कूल लेवल से जी, जो जी। एक उसका अप्रूवल होना है उसके बारे में है। तो योगेश जी आए हुए हैं और मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं
मुझे मेरे लिए आज लर्निंग है, क्योंकि 6-7 साल बाद मैं एनएमएस द्वारा से जुड़ रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे ज़माने की एससीईआरटी की चीज़ थी और एससीईआरटी में इसको काफ़ी महत्व से लिया जाता था। तो आज मेरी थोड़ी-सी ज्ञानवर्धन हुआ है कि थोड़ा-सा चीज़ें सीरियसली नहीं हो रही हैं। अदरवाइज़ जितनी एक्सपेक्टेशन होती, उससे ज़्यादा फॉर्म भरे जाते थे। और जैसे मैंने कहा कि हम बराबर सारे डीओ और डीपीओ से जुड़े रहते थे और हम जिलों में अपने उनसे अप्रूवल इस चीज़ को बराबर कांटेक्ट में रहते थे। मैं कल कोशिश करूँगा विभा जी से, मेरे साथी रही हैं, मैंने उनके साथ 11-12 साल काम किया है, और मैं एससीईआरटी के और लोगों से भी, कि वो अप्रूवल के लिए एक फॉरम करें। मैं संजय जी से भी बात करूँगा कल, कि वो अप्रूवल कहीं रुके नहीं, और जो स्कूल की प्रक्रिया है वो फिर हमारे बच्चों के भविष्य को प्रभावित नहीं करें और ये सब काम हो जाए। दूसरा, जी, एक जी। जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं रिजेक्शन वाली बातें हैं, मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं जो एक्सरसाइज़ थी इसकी, वो कराने की ज़रूरत होती थी, जैसे हम लोग पहले करवाया करते थे, कि किस तरह से फॉर्म भरना है, उनका अप्रूवल कैसे होना है। डीओ को इसमें बराबर उसमें रखते थे, जैसे योगेश जी ने भी कहा है। तो जिस तरह से योगेश जी इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं समझता हूँ हर जिले को उसी तरह से इंटरेस्ट लेने की आवश्यकताएँ हैं। तो रिजेक्शन नहीं होना चाहिए बच्चों के किसी फॉर्म का भी, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो कहीं न कहीं ड्रॉप आउट हुआ करते थे, उनको ही उभारने की बात है। तो इस बारे में ये 2-3 इश्यू अब मैंने देख रहा हूँ इसमें आए हैं। मैं कोशिश करूँगा, कल संडे है, मैं बात कर लूँगा, सैटरडे है कल, एससीईआरटी से, और उनको कहूँगा कि इसमें देखें, और खासकर धन्यवाद सर। जिलों जी, की जी। बात होगी उसको भी कर लिया जाएगा। जी, तो शिव जी धन्यवाद हैं, सर। अगर शिव जी किसी जिले में प्रॉब्लम होगी, तो यू मे कॉन्टैक्ट टू मी, और हम लोग उसको देख लेंगे अगर कहीं किसी की बात है। मगर ये थोड़ा-सा आई ओपनर है कि पता नहीं क्यों बैक गियर में गाड़ी गई है। मैं समझता हूँ बिहार जो है वो यूपी और अन्य राज्यों के मुकाबले काफ़ी अच्छा करता था इसमें, क्योंकि जी, हमारे पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इस प्रोग्राम में हुआ करते थे, हम ये जी चाहते थे सर। कि करें। और जी, जी। इसमें मेरे ख्याल से हसन वारिस साहब जैसा आदमी, शायद उनको बुलाना चाहिए, शिव। उन्होंने बहुत मेहनत की थी, और उस ज़माने में बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन हुआ करता था। ये 5,433 नहीं, बल्कि 30-30, 35-35 हजार बच्चे अप्लाई करते थे, जी, और जी। साल भर उसकी तैयारी हुआ करती थी। तो सर हम उसको आपका कोशिश आप करेंगे सबका दोबारा करने की। सर आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग अभी भी अच्छा करेंगे और भविष्य में भी अच्छा करेंगे और सबसे ज़्यादा फॉर्म भर के दिखाएँगे। योगेश सर, अमित सर का अंकित सर का एक क्वेश्चन्स आया था अभी स्क्रीन पे। अंकित कुमार राय जी। सर का क्वेश्चन है कि बच्चों का स्कूल से फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो क्या उसका दोबारा से सही फॉर्म भरा जा सकता है? योगेश सर? वो इसमें किस स्कूल का है, कौन हेडमास्टर है, अगर उसको बता देंगे टीचर ऑफ बिहार को, या पर्सनली मुझे बता देंगे। मैं समझता हूँ जितने टीचर जुड़े हैं उन सबके पास मेरे नंबर है, बता देंगे तो इमीडिएटली कल ही कांटेक्ट कर लिया जाएगा कि क्यों सर उनका ये रिजेक्ट कई हुआ। कई स्कूलों की शिकायत है, एक स्कूल की नहीं है। कई तो आप स्कूलों की शिकायत है, एक दो योगेश सर, बच्चे रिजेक्ट हुए नहीं, हैं और वो हो नहीं पा कि रहे हैं शिकायत है। दोबारा। ये अच्छी बात है कि इसके ये बता रहा है कि लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो रिजेक्शन जी, क्यों हो रहा है। योगेश जी जैसे इसमें पदाधिकारी हमारे इसमें पास हैं, हाँ, उसको हम लोग देखेंगे क्यों हो रहा है, तो देखा जाएगा। इसमें सर जैसे आज हम लोगों ने इन लोगों को बताया था, तो उसमें जी। रिजेक्शन का एक कारण तो ये हो सकता है कि अगर बच्चे ने कोई जानकारी अगर गलत भर दी है, तो वो और जानबूझ के उसने ये रिक्वेस्ट किया रिजेक्ट करने के लिए, और उसका फिर रिजेक्ट एचएम के द्वारा कराया गया है। लेकिन ये अभी ये शिकायत जो सुनने में आ रही है कि दोबारा फॉर्म जो नहीं भरा जा रहा है, तो ये सर एक बार हम लोग को भी एससीईआरटी से बात करना पड़ेगा कि उसमें अगर वो प्रोविजन कर दें दोबारा फॉर्म उसको अप्लाई करने के लिए, योगेश जी तो कल इसको बात कर लेंगे। मैं भी सर कोशिश करूंगा विभा से कांटेक्ट करने की, विभा जी से अगर बात हो जाता है तो इसको किया जाएगा। और उसको असल क्या होता है, 2-3 चीजें हैं, आधार नंबर है या आईडी वाला है मामला, या इनकम वाला जो होता है, उसमें बच्चों को थोड़ी सारी कहीं ना कहीं परेशानियां आती हैं। और इनकम सर ये इनकम वाले और कास्ट सर्टिफिकेट वाले में हम लोगों ने यही सजेस्ट किया है कि जिन बच्चों का जी, नहीं बना अभी तक, वो लोग अप्लाई करके जो उसका वो रेफरेंस नंबर मिलता है उसका रिसीविंग का कॉपी कम से कम उसमें अपलोड कर दें, ताकि उस समय गुड। जब रिजल्ट आएगा तब उस समय उसका वो तब तक उनका कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट वो बन जाएगा। तब ये हम लोग उससे मतलब एक हम लोग का बच्चा कोई कम से कम कास्ट और इनकम के कारण सर्टिफिकेट के कारण वो छूटे नहीं। वेरी गुड। लकीली आप जैसे पदाधिकारी जिलों में हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम होता है, इसको अच्छी तरह से लेना चाहिए। हम लोग इस पे सब मिलके बात करेंगे,
कोई भी मंच हो, चाहे सीआरटी की तरफ से या कैसे भी, हम लोग एक बार इस पे करेंगे कि इसको प्राथमिकता के तौर पर लिया जाए, जैसे पिछले सालों में लिया जाता था। 2008 से लेकर 17 तक तो मुझे याद है कि हम लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सबसे बड़ा ये एक इवेंट होता था इसको करवाना। तो इसको जी उसी तरह से आयोजित किया जाए और किया जाएगा। कोई योगेश और सर इश्यू अगर आपके पास हो, क्योंकि योगेश जी भी हैं, अगर जी कोई जी टीचर बताएं। योगेश सर, श्रीकांत कुमार सर का भी एक क्वेश्चन है कि हाँ एनएमएमएस सर विद्यालय पंजीकरण के बाद विद्यालय लॉगिन के लिए पासवर्ड क्रिएट किया, परंतु लॉगिन नहीं हो रहा है, पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है, बहुत कोशिश के बाद भी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। कृपया कोई समाधान इसका हो तो बताएं, अगर पासवर्ड नहीं आ पा रहा है। इसमें ये करना चाहिए कायदे से, क्योंकि ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। तो संबंधित जो जिला है वहाँ पे जो एसएसए में एमआईएस वाले होंगे, वो अगर इनको हैंडल करें एससीईआरटी से कोऑर्डिनेट करके, तब इसका सोल्यूशन हम लोग कर सकते हैं उसको। आपका जो योगेश, मार्गदर्शन, इस बार ई शिक्षा कोर्स से भी मदद लेने की बात थी कि खासकर मैंने देखा था एक एससीईआरटी का लेटर था कि ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से भी फॉर्म भरे जाएंगे। तो क्या लगता है कि वो लोग भी इसमें मदद कर रहे होंगे, इस तरह के जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है? इसमें ये शिक्षा कोर्स पे मैंने वैसे चेक किया, उसमें आ नहीं रहा डेटा वो, लेकिन जो बच्चों के डेटा है वो एक्चुअली ये शिक्षा कोर्स से ही लिए गए हैं उसमें। तो अच्छा। इस कारण से भी कहीं जो डेटा और ई शिक्षा कोर्स में गलत हो रहे हैं, तो उस कारण से बच्चे सही से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। ये एक इशू मुझे समझ में भी आ रहा है कि जो अगर ई शिक्षा कोर्स में कोई डेटा बच्चा का गलत है, तो फॉर्म भरने में बच्चा का वही गलत डेटा उसमें सिंक हो जा रहा है। एग्जैक्टली, मैंने इसलिए इसको कोट किया कि मुझे भी ये लगा था कि हो सकता है कि वहां पर जो उसका डाटा है वो टैली नहीं कर रहा हो, उसकी वजह से रिजेक्शन हो रहा हो। तो इसमें उन लोगों से भी बात की जा सकती है, रवि जी से भी बात कर ली जाएगी, अगर इस तरह का कोई इश्यू है तो उसको भी हम लोग डील कर लें। इसको कोई दीपाली और सर जी, माफी योगेश जी कुछ जी कह सर। रहे हैं? जी। दीपाली जी, ये मैं कह रहा था कि इस तरह का जो इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम है ना, इनको नहीं तो इन लोग का कांटेक्ट नंबर ले करके इन लोग से ये ई शिक्षा कोर्स के जो वहाँ पे हैं उनसे बात करके, और एससीईआरटी से दोनों जगह कोऑर्डिनेट करके हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा ये। इसी से मेरा एक सवाल सर मेरे दिमाग में भी आया है सर, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, बिहार में जो सर स्कॉलरशिप के लिए इस्तेमाल होने वाले मेगासॉफ्ट पोर्टल हैं और एनएसटी का जो इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कई दिक्कतें आ रही, इसका समाधान अब तक नहीं होने की वजह क्या है? नहीं, मेधा सॉफ्ट वाला पोर्टल देखिए, वो तो उसमें जब मैं सचिवालय में था उस समय ही उसको डेवलप कराया गया था, क्योंकि वो बच्चों का ये आपका सारे सभी तरह के स्कॉलरशिप ये देने के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन प्रोसेस शुरू किया था। अब लेकिन अब जब ई शिक्षा कोश विकसित हो गया है, तब सरकार का यही पॉलिसी है कि धीरे-धीरे ई शिक्षा कोश पे आ रहे हैं वो मेधा सॉफ्ट से। अब ये हम लोग 1 आध साल में, या फिर हो सकता है अगले सेशन से ई शिक्षा कोश के माध्यम से ही जो हमारे डीबीटी वाले सारे प्रोसेस हैं वो हम लोग शुरू करेंगे। सर माफी चाहूंगी, एक और क्वेश्चन हमारे मन में आई। योगेश सर, आपको देखती हूँ तो याद आ जाता है सर। सर एक क्वेश्चन है कि प्रायः यह देखा गया है कि बच्चे परीक्षा तो पास कर जाते हैं और महीनों बाद उनका स्कॉलरशिप उनके खाते में नहीं आता है, जिसके कारण बच्चों में थोड़ी उदासीनता हो जाती है। इसके पीछे सर क्या कारण हो सकता है? इसमें जो 2-3 बेसिक रीजंस हो सकते हैं। या तो बच्चा का जो अकाउंट का डिटेल है वो गड़बड़ हो, या कुछ मतलब अकाउंट और आधार से संबंधित कुछ मिसमैच हो, या कुछ ये इशू आपका आता है जैसे मेधा सॉफ्ट में है कि अगर वो एक गार्जियन का 4 से ज्यादा बच्चा का अकाउंट नहीं लेता है, ये डिटेल नहीं लेता है। तो ये कुछ मतलब इंडिविजुअल स्पेसिफिक रीजंस हो सकते हैं। और या फिर जैसे कि आपका जो इसमें है आपका जो पोस्ट ये आपका जो प्रोत्साहन वाले में, वो अगर बच्चे ने अपना डिटेल सही से नहीं भरा तो उसमें भी दिक्कत हो जाता है आपका। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी जो बच्चा का डिटेल जो टीचर्स लोग भरते हैं, खासकर अकाउंट डिटेल्स, उनका आधार डिटेल्स है, वो भरते समय थोड़ा सावधानी बरती जाए, ताकि बच्चे को जो भी स्कॉलरशिप आनी रहती है उसमें वो दिक्कत उस समय नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं अपने अतिथि आदरणीय मोइन सर से एक सवाल करना चाहूंगी। सर एक मेरा ये सवाल है कि चूंकि हमारे यहाँ जितने भी बिहार में बच्चे हैं वो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और उन बच्चों के पास एक ही मोबाइल नंबर होता है
जिससे वो एक बार फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सर समस्या यह आती है कि वो एक ही घर के बच्चे एक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हैं और वो दोबारा वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते। तो सर कहीं ऐसी सुविधा कर दी जाए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की जाए, जिससे कि एक मोबाइल नंबर से कम 2 बच्चे जो हैं फॉर्म फिलअप कर सके। तो सर ऐसा कुछ आप अधिकारियों से सर निवेदन है कि बच्चों के लिए थोड़ी सहूलियत की जाए सर। दीपावली, मैं समझता हूँ कि अगर ये आपने जो आज रखा है आप लोगों ने, अगर इसको 8 दिन पहले रखा होता तो बहुत से बच्चों को फायदा मिल जाता। बहुत ही, क्योंकि आज 13 तारीख है, कल 14, एक दिन बाकी है, तो कोई भी डिसीजन लेते लेते टाइम निकल जाएगा। मगर मैं कोशिश करूंगा इस पर डिटेल से जो भी इश्यू है बात करने का एससीईआरटी में, क्योंकि मैं बेसिकली एससीईआरटी से ही हूँ। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये इस तरह का जो मसले हैं उनको हल किया जाए और कम से कम 2 बच्चों का उससे आराम से किया जा सके। और जब ई कोर्स के माध्यम से करने की बात है तो ये इश्यू तो मैं समझता हूँ नहीं उठना चाहिए। मैं जब भी इस पर बात करूंगा दीपावली और आपको बताऊंगा कि इसमें इस बार तो शायद मुश्किल ही है क्योंकि एक ही दिन का समय है, मगर आगे इस तरह का नहीं हो, बल्कि जिस तरह से हम अभियान चलाते थे और हम लोग को कोशिश करना चाहिए अपने शिक्षकों को साथ लेने के बाद अभियान चलाएं। और क्योंकि मैं इस बात से ज्यादा सहमत नहीं हूं कि ये 12,000 रुपए की कोई बहुत बड़ी राशि है हमारे बच्चों के लिए। ये एक मीनिंग हो सकता है, मगर इससे जो बच्चों का एक शैक्षिक स्तर में उभार आता है और उनको जो मिलता है वो बहुत जरूरी है, उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों का। और भविष्य में जब बच्चा कहता है कि मुझे इस तरह का स्कॉलरशिप मिला था, तो वो किसी भी इंटरव्यू को देता हो या कहीं वो कुछ कंपटीशन फेस करता हो तो उसको एक आत्मविश्वास मिलता है। तो उस आत्मविश्वास के लिए इस तरह के प्रोग्राम का संचालन अत्यंत आवश्यक है। और मैं कोशिश करूंगा कि अगले साल, इस साल तो हम लेट हो गए, उसके लिए मुझे दुख है, अगले साल हम इसको करें और शायद किसी अन्य स्टेट को इसकी वकालत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे बच्चे कम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस अगले साल इसकी, क्योंकि मैं खुद पढ़ रहा हूँ और किस महत्वपूर्ण ढंग से इसको डील किया जाता था 17 तक, मैं उसका साक्षी हूँ। तो हम लोग अगले साल से उसी फॉर्मेट में दोबारा करेंगे। हमारे पदाधिकारी बहुत ही सक्षम है, उनके साथ बातचीत करेंगे, कई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आजकल तो कोई बात ही नहीं है, आराम से किया जा सकता है। और आप जैसा मंच हमारे शिक्षकों से बात करें और वो कोशिश करें हर स्कूल एटलीस्ट 10-12 बच्चों को नामांकित कराए, तो ये कोशिश की जाएगी। आई विल बी विद यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर पुष्पा प्रसाद सर है, मैम है गोपालगंज से, और उनका प्रश्न योगेश सर जी से है कि एनएमएस परीक्षा में हर साल हजारों प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चे केवल मार्गदर्शन, अभ्यास सामग्री और टेस्ट सीरीज के अभाव में पीछे रह जाते हैं। जब सरकार इन बच्चों को छात्रवृत्ति देना चाहती है तो परीक्षा से पहले उन्हें एक समान निःशुल्क और सुनिश्चित तैयारी व्यवस्था क्यों उपलब्ध नहीं कराई जाती है? योगेश सर, आप क्या सुन रहे हैं मेरी बात को? सर जी, ये जी, मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा अनुभव मेरा भी है कि चूंकि बच्चे बहुत होते हैं और गवर्नमेंट को ये पता नहीं होता है। पुष्पा मैम, आप सुन रहे हैं मेरी बात को, कि कितने बच्चों के लिए हमें अभ्यास सामग्री चाहिए, या कितनी बुकलेट चाहिए, कितना हमें डाटा चाहिए, या कितने पेपर्स चाहिए। तो ये डाटा तो बाद में पता लगता है कि जब बच्चे फॉर्म भरते हैं उसके बाद आता है। और चूंकि तैयारी करनी होती है तो उसके लिए फिर या तो शिक्षक खुद प्रिंट निकलवाएं, या बच्चे खुद प्रिंट निकलवाएं, या फिर जैसे टीचर्स ऑफ बिहार मन से बहुत सारे ऑनलाइन क्विज कॉम्पिटिशन्स भी, बहुत सारे ऑनलाइन क्विज भी देते हैं। अब मॉडल पेपर्स भी आपको मिलेंगे, बहुत सारी वीडियो सामग्री मिलती है, तो वो सब बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है। तो योगेश सर से सिर्फ एक आग्रह है कि चूंकि सर इस पद पे बैठे हैं, जिधर भी देख लेंगे वहां से चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे सीएसआर फंड होता है और बहुत सारे सर के संपर्क में होंगे, और जो भी बच्चे इसको फॉर्म भरें, जो भी टीचर्स इसको अपने स्कूल में अप्लाई कराएं, तो सर से सिर्फ एक यही आग्रह है कि सीएसआर फंड या किसी भी माध्यम से बच्चों तक एक प्रिंटिंग सामग्री पहुंचे, जिससे बच्चे ओएमआर भरें, क्योंकि ओएमआर भरने में ही आधे से ज्यादा बच्चों की लड़ाई ओएमआर भरने में ही है। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो ओएमआर नहीं भर पाएगी। और बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारे 2-4 बच्चे हर क्लास में बहुत मेधावी होते हैं, जो कि इन अभावों से वो अपनी तैयारी पूर्ण नहीं कर पाते हैं और एग्जाम में जाकर के फेल हो जाते हैं। तो सर सिर्फ योगेश सर, सिर्फ आपसे आग्रह है कि कोई इसका रास्ता निकालिए, कोई सीएसआर फंड हो, किसी से आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे मिलने के लिए, तो किसी भी माध्यम से सर ये इन बच्चों का कुछ मार्गदर्शन करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पुष्पा मैम ने करा है।
सर आपके कुछ विचार इसमें डालना चाहेंगे कि क्या कुछ कर सकते हैं इसके लिए आप? धन्यवाद संतोष जी, और पुष्पा जी को भी धन्यवाद। ये इस पे हम लोग काम करेंगे, कर भी रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिन बच्चों ने अप्लाई किया है या अभी जो 2 दिन में जो करेंगे, उनको ब्लॉक लेवल पे कुछ ग्रुप बनाए हम लोग, और उसमें उन लोग को जो भी स्टडी मटेरियल है प्लस जो प्रैक्टिस सेट है और सामग्री है, वो हम लोग अपने तरफ से उपलब्ध कराएंगे, और हम लोग कुछ टीचर्स की भी टीम बनाएंगे ताकि उन लोग को सही से प्रॉपर गाइडेंस इसमें कर सकें लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल दिल की बात छू ली। और ये जो मुहिम आप शुरू करेंगे ये एक नज़ीर बन जाएगा, और आप गोपालगंज में शुरू करेंगे और संभवतः ये धीरे धीरे चीजें, अच्छी चीजें जल्दी फैलती हैं और ये पूरे बिहार में हो जाएगा, सारे बच्चे हमारे इससे लाभान्वित होंगे। अब उत्तम कुमार जी का एक क्वेश्चन आया है कि फॉर्म भरने के बाद जो पता चला कि जन्मतिथि गलत है, सर योगेश सर आप बताइएगा, इस इच्छा कोश पर फॉर्म भरा गया, पुनः सुधार कैसे किया जाए? फॉर्म पुनः फिर से भरा सकते हैं या एडिट का ऑप्शन आएगा? अभी तक कोई भी विकल्प नहीं दिख रहा है सर। जैसे अन्य राज्यों में क्या होता है कि जब फॉर्म आता है, मान लीजिए 15 तारीख लास्ट डेट है, तो उसके बाद वो 2 दिन का समय देते हैं एडिटिंग करने के लिए, कि जिस बच्चे ने फॉर्म भरा है और वो उसमें अगर कोई गलती हो गई है तो वो उसमें एडिटिंग कर सकता है, उसके बाद वो आगे चला जाता है जहां भी जाना होता है उसको। तो क्या इस तरह का आपके यहाँ पर है सर? क्या या बच्चों से जो त्रुटि हो गई है वो उसको सुधारने का कोई मौका ऐसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसमें तो अभी हम लोग तो पहले जो जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था, कोशिश ये कर रहे थे कि उन लोग का ये अप्रूवल जल्दी से करा लें, लेकिन ये जो कुछ टेक्निकल गलती ये जो हो जा रही है, इसमें मैं यही एक इसका यही उपाय है कि जिस विद्यालय से इन्होंने भरा है, उस विद्यालय के एचएम से रिक्वेस्ट करके उस फॉर्म को रिजेक्ट करवा लें, ताकि दोबारा फॉर्म भरने का ऑप्शन हम लोग को मिल सके। और लेकिन कई ये आज ही ये पता चल रहा है कि दोबारा फॉर्म भरने का ऑप्शन हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। तो इस पे एक बार बात करना पड़ेगा हम लोग को एससीईआरटी और शिक्षा कोष से, कि ये कम से कम जिन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं किसी कारणवश हम लोग, तो उसको दोबारा फॉर्म भरने का हम लोग को मौका दोबारा दे सके। तो ये 2 इशू हम लोग का है जो कल हम लोग एक बार बात करेंगे स्टेट से कि कैसे इसमें हम लोग उसको सॉल्यूशन ले सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक दीपाली सवाल जी, है। दीपाली जी आपको आपका एक प्रश्न था, जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं एनएसपी पोर्टल पर, तो एनएसपी पोर्टल पर पूरे भारत में एक जैसी व्यवस्था है, और मेरे साथ जो बैठे हैं संतोष जी, वह ग्रुप में हैं। आप निश्चिंत रहिए, बच्चे आप उत्तीर्ण कराइए, और एनएसपी पोर्टल की गारंटी हम लोगों की है। एनएसपी पोर्टल पर कोई भी दिक्कत आएगी तो यहाँ से लेकर के और एनएसपी तक संतोष रहते हैं, तो पूरा वादा मैं करता हूँ उन सभी बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये एक सर हमारे बिहार के बच्चों का एक समझिए एक आप आदरणीय लोगों से एक अनुरोध भी है सर, इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत ग्रामीण क्षेत्र से, बहुत सुदूर इलाके से आते हैं जहाँ उनके पास सुविधाएं नहीं है, और बच्चे ड्रॉप आउट होते रहते हैं, और हमारे प्रयास के बावजूद भी वो बच्चे अपनी परेशानी बताते। तो शायद ये एक हमारी एक मुहिम है हमारी कि बच्चे जो हैं ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हों, स्कूल ना छोड़ें। तो सर आपका सहयोग अपेक्षित है, और मैं उम्मीद करती हूँ सर कि आप हमें हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे। और मैं सर एक और सवाल हमारे पास आ रहा है कि बच्चे सर अभी हमारे पास समय कम है, और बच्चों को एक सटीक मतलब जानकारी चाहिए कि हम ऐसा क्या करें अभी, क्योंकि अभी तो सर समय कम है, तो तैयारी भी उनकी बाइंड अप हो रही होगी। तो सर क्या ऐसा करे जो लास्ट मोमेंट पे एक मतलब उनका एक अच्छा प्रिपरेशन जो है सामने, एक अच्छी तैयारी सामने आए सर? जी, मैं वही बता रहा था कि इतने कम समय में रीजनिंग वाला जो पार्ट है उसी पर फोकस किया जाए पूरी तरह से। ये जो दिन बचे हैं इनमें केवल और केवल रीजनिंग, बच्चे को रीजनिंग नहीं पढ़ाया जाता है, तो अगर हम मैथ वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे इतने दिनों में तो एक अच्छी उपलब्धि पाई जा सकती है। शेष उसने साइंस और सोशल साइंस तो पढ़ी ही है,
और रीजनिंग में भी जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि कोडिंग डिकोडिंग पर पूरा फोकस करें सभी विद्यालय। उसके बाद बोर्ड मास के प्रश्न आते हैं, मीन्स समीकरण होता है और चिन्हों पर आधारित होते हैं, बोर्ड मास के नियम पर, जोड़ घटाना गुणा भाग के उस पर होते हैं। तो उनको 10 प्रश्न ऐसे आते हैं, 10 प्रश्न वर्गीकरण के आते हैं। वर्गीकरण तो ये सब मिलाकर के 50 से 60 प्रश्न हो जाते हैं। इसके बाद मैं भी क्लास में देखता रहूंगा, पासा है और ब्लड रिलेशन है। 70 प्रश्न ये ऐसे हो जाते हैं जो अभी भी सिखाए जा सकते हैं, अभी भी इनकी तैयारी कराई जा सकती है। और प्लस अगर हम मैथ पर जाएंगे, जैसा कि अभी पिछली मीटिंग में कह रहे थे कि गणित हमारे यहाँ टफ आता है, मुझे लगता है कि गणित के 20 प्रश्न आते हैं इस परीक्षा में और आपके यहाँ भी 20 प्रश्न आते हैं। तो 20 प्रश्न को हम फोकस करें, इससे अच्छा है उतनी मेहनत में हम इधर 70 प्रश्नों पर फोकस कर सकते हैं। इतने कम समय में यहाँ 70 नंबर बच्चा करने लायक हो जाएगा और वहाँ हम कितनी भी मेहनत करें तो मुझे लगता है कि अधिक से अधिक 10 नंबर पढ़ा पाएंगे हम। तो इस समय बचे हुए टाइम में रीजनिंग ही एक बढ़िया तरीका है, पूरा फोकस कर दें रीजनिंग पर, अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं भी अपनी क्लास में रीजनिंग पर ही फोकस कर रहा हूँ। संतोष सर से मैं कहूँगा, अभी लाइव में है, संतोष सर, दीपाली जी से आप बोल दीजिए कि एनएसपी पोर्टल की जिम्मेदारी आप ले रहे हैं, हम लोग उठा ही लेंगे। आप बस बच्चों को पढ़ा करके पास करा दीजिए, उसके बाद बच्चे के फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम आए, किसी भी तरह की आए, 24 घंटे हम हमारी टीम पूरी तैयार है, आपके साथ में है। और किसी बच्चे हम लोग 1 घंटे नींद के लिए होते हैं बस, 11:30 से 12:30 तक दे देना है 1 घंटा सोने, बस हमें पता लग जाए कि बच्चे संग में क्या प्रॉब्लम है, या हमारा नंबर दे दीजिए, हमारा नंबर 24 घंटे खुला रहता है, जब भी बात करेगा तो बात होती है। अगर मान लीजिए कोई वेटिंग में जा रही है तो कॉल बैक होती है। तो बस थोड़ा सा 8 मार्च तक का ध्यान हम फोकस करें बच्चों को पढ़ाने का, उसके बाद की जिम्मेदारी हम लोगों की है। और केशव कुमार सर का एक क्वेश्चन आ रहा है कि बच्चे कितना मेहनत करके परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं, फिर भी कुछ बच्चे छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले पाते। क्या संबंधित जिले की कोई जिम्मेदारी नहीं निर्धारित की जा सकती है कि उनके विद्यालय के उत्तीर्ण सभी बच्चों को छात्रवृत्ति हर हाल में मिले ही? सर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी परफॉर्मा नहीं है कि हम अपने बच्चों को फॉर्म भरवाएं। जैसे हम 8th में हमारे स्कूल में बच्चे हैं, तो ये तो हमारी दिली इच्छा है, हमारी इच्छा शक्ति है कि हम बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, उनके लिए मॉडल पेपर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए अलग से समय दे रहे हैं। बहुत से टीचर्स संडे में पढ़ाते हैं, सुबह जल्दी जाते हैं, शाम को देर तक रुकते हैं, उन बच्चों को मोटिवेट करते हैं और उनकी विशेष परिस्थिति को ध्यान रखते हुए उनको अलग से अपना समय देते हैं, तन मन धन से अपना पूरा प्रयास करते हैं, जिससे वो बच्चे सफल होते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हमारी टीम, टीचर ऑफ बिहार की टीम आपके पूरी बच्चों के साथ में है, हर तरह से साथ में है। आप बस चीज़ों को, जो भी चीज़ें टीचर ऑफ बिहार के माध्यम से आपके पास आए, कंटेंट आए, वो बच्चों तक उसको पहुंचा दें। और जब बच्चा पास हो जाए तो उसके फॉर्म भरने में, ऑनलाइन फॉर्म भरने में उसके संपर्क में रहे। ये बच्चे जो है, जैसे एक लड़की नहीं होती जिसकी हम शादी कर देते हैं, तो शादी करके हम ये नहीं समझते कि हमारा काम खत्म हो गया। जब तक शादी करने के बाद भी हमारी पूरी तरह जिम्मेदारी रहती है। तो ऐसे ही ये बच्चे हैं, हमारी जिम्मेदारी ऐसा नहीं है कि हमने क्लास 8 बच्चों को पास करा दिया और उसके बाद 9th वाले बच्चे वो हमारे पराये हो गए। वो बच्चे हमारे हमेशा हमारे साथ रहेंगे और 9 से लेकर इंटर तक हमें उनको बस एक रिकॉल करना है। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिएगा अपने स्कूल के बच्चों का, जो बच्चे पास हो जाते हैं, एक मैसेज कन्वे करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किस बच्चे का फॉर्म भरा है, किस बच्चे का नहीं भरा है, नहीं भर पाया है, कोई परेशानी आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए और हम आपकी पूरी तरह मदद करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इस चीज को लेकर के। एक क्वेश्चन और आ रहा है नवीन कुमार सिंह सर का, कि विद्यालय अप्रूवल पेज में विद्यालय का अवस्थिति ग्रामीण के बदले शहरी प्रदर्शित हो रहा है, एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है, मार्गदर्शन किया जाए।
मैं योगेश सर से सर ये पूछना चाहूंगा कि इससे कोई अगर कुछ हो गया है ग्रामीण या शहरी हो गया है तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जैसे नवोदय विद्यालय है तो वहां पे तो ग्रामीण और शहरी का कोटा, निर्धारित कोटा होता है बच्चों का। लेकिन इस एग्जाम में जहां तक मुझे ऐसा लगता है नहीं होता होगा, लेकिन इसके बारे में सर ही बताएंगे, योगेश सर ही बताएंगे कि शहरी हो गया है और मतलब थोड़ा सा गलत हो गया, रॉन्ग हो गया है, तो इससे कोई क्या बच्चे के फॉर्म में कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये मुझे नहीं लगता कि इससे कोई इशू नहीं पड़ना चाहिए। ये क्योंकि ये विद्यालय का डेटा है तो जैसा ई शिक्षा कोश में होगा वही शो कर रहा होगा, तो इससे ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए उनको, तो आराम से बच्चे का फॉर्म कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, बिल्कुल इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो रूरल का है या अर्बन का है, इस तरह की पात्रता नहीं है। जी 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 टेक्निकल टीम से आग्रह करूंगा भी हमारे सब साथी हैं तो जो भी क्वेश्चंस आ रहे हो तो उनके बारे में बताया जाए, जिससे सब लोग अभी उपस्थित हैं उनका जवाब हमारे टीचरों को, बच्चों को मिल जाए। उत्तम कुमार जी का प्रश्न है कि ई शिक्षा कोश पर शुद्ध हो चुका है परंतु फॉर्म पहले से ही भरा जा चुका है, बस पुनः शुद्ध हो जाए, इसी के लिए पूर्ण प्रयास के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला है। तो सर ने बताया कि योगेश सर ने भी बताया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बच्चों की तैयारी कराइए और अच्छे से तैयारी कराइए, 8 मार्च को फोकस करिए। अब जो हो गया वो हो गया, चला गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चूंकि जब बच्चे पास हो जाते हैं तो एनएसपी पोर्टल पर केवल आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ की स्पेलिंग अगर ये मिसमैच होती है तो वो सही हो जाती है, बस इसी में प्रॉब्लम आती है, रोल नंबर बच्चे का सही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और भी दिक्कत नहीं आती है। एक क्वेश्चन अस्मिता भवानी मैम का है, प्रमाण पत्र बनवाने में बच्चों के अभिभावक बहुत परेशान हो रहे हैं और पैसे भी बहुत ज्यादा ठगा जा रहा है, आप सभी सुविधाएं विद्यालय स्तर से करवा देते तो ज्यादा बेहतर होता। शायद गोपालगंज में पृथ्वी सर गोपालगंज से हैं और उन्होंने बहुत अच्छा शायद एक वहां से आदेश निकलवा दिया है कि जो भी बच्चे फॉर्म भरे, तहसीलदार से किसी से फॉर्म निकलवा दिया, उन्होंने एक आदेश निकलवा दिया है कि जो भी बच्चे फॉर्म भरे तो उसकी त्वरित कार्रवाई हो, तो थोड़ा सा हम लोगों को इसमें लगना पड़ेगा। और टीचर्स ऑफ बिहार की टीम पूरी तरह आपके साथ में है और इस तरह से वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो देखते हैं उनसे आग्रह किया जाएगा कि जो भी बच्चे इसको फॉर्म को भरें उनका तुरंत 24 घंटे के अंदर उनकी तुरंत कार्रवाई हो। ऐसा विश्वास आपको हम दिलाते हैं इस चीज को लेकर के, लेकिन ये थोड़ा सा हम लोगों को इसमें पेन लेना पड़ेगा बच्चों के लिए। टेक्निकल टीम से आग्रह है कि नेक्स्ट अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप स्क्रीन पे शो करें, जिससे हम शैलेंद्र संगत से थोड़ा सा सूक्ष्म और जान लें कि कैसे और तैयारी करी जाए। सर अभी एक क्वेश्चन आ रहा है संतोष भैया, और मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कृष्णकांत कृष्णा का, सर कह रहे हैं सर डेट बढ़ेगी क्या? मुझे लगता है ये भी 50 लोगों का क्वेश्चन है। डेट बढ़ने के सब इंतजार में हैं और अगर ये 1 सप्ताह बढ़ जाए तो मुझे लगता है फार्म एक अच्छी खासी संख्या में बढ़ जाएंगे। तो जी। हमारे साथ डीईओ सर भी हैं और आग्रह है उनसे बात एससीईआरटी तक पहुंचाई जाए डेट बढ़ने की। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि कुछ डेट 1 आध सप्ताह ही बढ़ जाए, तो ताकि जो भी छूटे हुए बच्चे हैं कम से कम उन लोग को इसका फायदा मिल सके, इसके लिए हम लोग बात करेंगे, देखते हैं। हाँ सर मेरा एक सवाल जो है अभी ये आ रहा है सर कि इस जो प्रोग्राम के चलते जो हम लोग स्कॉलरशिप पे कर रहे हैं, हम लोग का ये मुहिम चला रहे हैं जिसकी जागरूकता है, तो सर हम लोग जो चेतना सत्र का एक हमारा फॉर्मेट आता है मॉर्निंग में, अगर हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि उस चेतना सत्र के फॉर्मेट के साथ ही आगामी परीक्षाओं की जो चीजें हैं उसमें अगर हम ये करें, आपको प्रिंट कर दें और बच्चों के समक्ष वो रखें, तो क्या वो इससे जागरूक हो पाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है सर? वो दीपाली जी, मुझे लगता है चेतना सत्र एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो जाता है, तो वो सभी क्लास के बच्चों के लिए वो है। तो और ठीक है, आगामी ये परीक्षा जो हम लोग की है, हाँ, इसमें मतलब ये क्लास स्पेसिफिक एक तरह से है, तो मुझे लगता है कि उनको फोकस करके अलग से हम लोग तैयारी कराएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा वो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
और सर इसको अगर हम लोग कुछ और इसकी जागरूकता के लिए, जैसे हम लोग एमएमएस कोई सेल बनाए स्कूल में, विद्यालय स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, और जो टीचर्स इसके साथ कार्य करते हैं, अगर उसको हम लोग प्रोत्साहित करें, तो क्या यह प्रोग्राम और आगे जा सकता है सर? हाँ, इसके लिए ये हम लोग कर सकते हैं कि प्रत्येक विद्यालय जो मिडिल स्कूल हो, वहाँ पे इसके लिए नोडल टीचर डिप्यूट कर दें, प्लस ब्लॉक लेवल पे इसके लिए डेडिकेटेड कोई स्टाफ हम लोग ये लगा दें उसको, और उसके साथ ही हम लोग मतलब इसका उन लोगों से लगातार मॉनिटरिंग अगर करें इसमें, तो ज़्यादा बेहतर परिणाम आएँगे। साथ ही हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये फॉर्म जब फिलअप हो जाता है, तो वो परीक्षा के लिए भी, तैयारी के लिए भी इसी तरह से हम लोग एक सेंट्रलाइज़ और प्लस ब्लॉक लेवल पे डिसेंट्रलाइज़ इसकी ये प्रोग्राम हम लोग चलाएँगे इसमें। सर एक और सवाल है सर, जिला स्तर पर इसकी वेरिफिकेशन ना होकर अगर प्रखंड स्तर पर इसकी वेरिफिकेशन हो, तो यह कार्य सर थोड़ा तेज गति से हो सकता है सर, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, वेरिफिकेशन तो इसकी स्कूल लेवल पे हो रही है। जो एचएम है उन्हीं को वेरीफाई, तो वो ज़्यादा जी, जी। मतलब ये बहुत वो डिसेंट्रलाइज़ वे में है, तो वो अच्छा है, वो कोई इश्यू नहीं है। मेन है कि जो अभी तो जो स्कूल है वो खुद ही अपना वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं सारे स्कूल्स। पहला टारगेट तो हम लोग का ये है कि जो सारे हमारे मिडिल स्कूल हैं, क्लास 1 to 8 या 6 to 8 वाले, जिनमें 8वीं कक्षा की पढ़ाई होती है, वो स्कूल्स अपना रजिस्ट्रेशन पहले करा लें। जब वो करा लेंगे तो उनके बच्चे, अगर जैसे मेरे यहाँ समझिए कि 681 स्कूल हैं, तो जो जहाँ पे 8वीं कक्षा की पढ़ाई होती है, तो अगर 681 स्कूल्स केवल 10-10 बच्चे भी अगर अप्लाई करा ले अपने यहाँ से 8वीं कक्षा के, तो आराम से वो 6000 के प्लस बच्चे मेरे यहाँ से हो जाएंगे। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि ये पहले रजिस्ट्रेशन इन लोग का करा लूँ जल्दी से, उसके बाद फिर जो बच्चे हैं उन लोग का जो भी अप्रूवल है वो हम लोग जल्दी से इसको कर लेंगे। सर क्या कोई योजना और भी है एनएमएमएस के बच्चे जो पास होते हैं, और सब तो पास क्वालिफाई, जैसे एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है इसमें, लेकिन मेरिट में तो वही बच्चे आते हैं जिनका जो जितनी सीटें होती हैं उतनी बच्चे मेरिट में आते हैं। तो जो बच्चे मेरिट में आ गए उनको तो 12,000 रुपये मिल गए एनएम के हिसाब से, पर एनएम के हिसाब से 4 साल। लेकिन जो बच्चे क्वालिफाई हुए, क्या उनके लिए भी कोई योजना है या उनको भी कोई लाभ मिल सकता है इन फ्यूचर? शायद ऐसा कुछ सुनने में आया है कि कुछ जो बच्चे इस तरह के हैं, या कुछ वेटिंग लिस्ट आएगी जिन बच्चों ने, बहुत से बच्चे होते हैं जो प्राइवेट में चले जाते हैं पास होने के बाद, क्योंकि इसमें शर्त ये भी होती है कि आप पास होने के बाद गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड विद्यालय में ही प्रवेश लेंगे, तभी इसका स्कॉलरशिप लाभ मिलेगा। तो कुछ सीटें जैसे बच्चे पास हो गए और जो भी आपके जनपद में मेरिट है, हमारे जनपद में मेरिट है, लेकिन जो बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, तो क्या जो बच्चे क्वालिफाइंग हो गए हैं, तो क्या कुछ मेरिट का, वेटिंग मेरिट का भी कोई प्रावधान है, या इसके अलावा भी कोई इन बच्चों को कोई लाभ मिलेगा? इस संबंध में मेरे पास तो वैसे जानकारी नहीं है अभी तक। बाकी तो ये जो बच्चे वैसे नॉर्मल बच्चे जो हमारे यहाँ हैं उन लोग को तो हम लोग नॉर्मल स्कॉलरशिप वो और प्लस अपना पोशाक ये सब वगैरह का जो भी डीबीटी के माध्यम से देते हैं। लेकिन जो बच्चे पास हो चुके हैं उनको अलग से जो जिनको नहीं मिल रही है, बाद में कुछ देने का प्रावधान मेरी जानकारी में इस तरह का कुछ नहीं है। वैसे किन्हीं को हो तो वो बता सकते हैं। जी, जी। मैं टेक्निकल टीम, टीचर ऑफ बिहार की टेक्निकल टीम से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर सर कोई इस तरह का कोई न्यूज़ वगैरह आई हो, क्योंकि लाइव चल रहा है, बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं, अगर आया हो तो कृपया इसको अगर इसमें आ सकता हो स्क्रीन पे तो उसको दिखा दें। संतोष जी, जैसा योगेश जी ने कहा, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है ये, क्योंकि मेरिट से होता है और उसी से उन 5,433 बच्चों को देना होता है। और उसमें जो बच्चे, ये भी शर्त है कि उनको सरकारी स्कूल में पढ़ना है, अगर प्राइवेट में चले जाते हैं तो उनको पात्रता खत्म हो जाती है। तो इस और बहुत से हमारी यहाँ योजनाएं हैं, बहुत से नवाचार हैं जो बच्चों के लिए हैं, मगर इस तरह के बच्चों के लिए ये ही एक क्योंकि जो राष्ट्रीय स्तर पर है वो करीब करीब सभी उसको फॉलो किया जाता है। तो इन बच्चों के लिए जरूरी है कि 9 से 12 हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ें और जो उनका मेरिट में है वो रहें। तो पहली मेरिट जो बनती है उसमें करीब करीब इतने बच्चे क्वालिफाई करते ही हैं, उनको सबको मिलता ही है। सर कुछ शायद मॉडल विद्यालय का कुछ प्रावधान आया है इसमें, इसको लेकर के मुझे पूरी उनको नॉलेज शामिल नहीं किया गया है। इसको मॉडल विद्यालय का ये है कि जिन बच्चों का इसमें स्कॉलरशिप पे निकलेगा
उन लोग को मॉडल विद्यालयों में एडमिशन लेने में प्राथमिकता दिया जाएगा। ओके, तो सर ये भी एक फ़ायदा है बच्चों के लिए, जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं जी, और जी। क्वालीफाई हो रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी योजना है, सरकार की पहल है कि हमारे बच्चे इन जगह पे वहाँ पे नहीं सेलेक्ट नहीं होंगे तो यहाँ पे चले जाएँगे। मुझे कुछ ऐसा सुना था मैंने, तो मैंने इसको ज़िक्र छेड़ दिया इस चीज़ का। संतोष जी, ये सर पूरे प्रोग्राम का उद्देश्य यह है कि इन बच्चों को हर तरह से प्रेफरेंस मिले। इकोनॉमिकली तो ठीक है कि उनको एक मिल जाता है, खासकर गरीबी थी और थोड़ा सा परेशानियां होती थी, मगर सबसे बड़ा यह है कि वो बच्चे हैं जो विशिष्ट बच्चे हैं हमारे, तो इनको हर जगह विशेष रूप से प्रमोट किया जाए। तो जिस तरह से अभी बताया गया है कि मॉडल स्कूल की भी बात है और जो स्कूल है उनमें दिया जाएगा, तो इनको हर जगह स्कोप है इनके लिए। खासकर ये जिस तरह से क्वालिफाई करते हैं और ये हमारे विशिष्ट बच्चे होते हैं, तो 5,433 बच्चे तो हमारे लिए आदर्श हैं, क्योंकि ये इस तरह का एक एग्जाम क्वालिफाई करके आ रहे हैं। और जब भी प्रमोट होगा जब भी लोग आएंगे। अगर हम इसको इस तरह से ही कहेंगे कि खाली 12,000, तो बहुत से स्कॉलरशिप बच्चों को मिल रहे हैं, वो उसी से लेते हैं। इसका एक बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगता है 7 साल में हुई है, वो यह है कि इसका जो एक बहुत ही महत्व था इस प्रोग्राम का, इस परीक्षा का, शायद वो गिरा है, इसलिए बच्चे कम बैठ रहे हैं। तो हम इसको खाली इकोनॉमिकली नहीं देखें, ये देखें कि ये हमारे वो इनोवेटिव बच्चे हैं जो हमारे राज्य की शान है, और उनको हम लोग विशिष्ट रूप से देखें। तो ये बहुत जरूरी है इनका एक इनोवेटिव रूप में देखने का। दीपाली जी, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक मैं सभी विद्यालयों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी ऐसे बच्चे जो जिनका सिलेक्शन इस परीक्षा में हुआ है, तो उन्होंने इस परीक्षा को पास किया हो, तो जहाँ भी जिस 9th क्लास में वो एडमिशन लेते हैं, तो उस प्रिंसिपल ये इतना सम्मान इन लोग को दें कि कम से कम अपने यहाँ इन लोग बच्चों का जो अपना नाम, इनका नाम, चूंकि ये लिमिटेड हैं, तो नाम वगैरह अपने कार्यालय कक्ष में कहीं पे शो करें या फिर विद्यालय में कहीं पे भी, तो एक बच्चों में एक प्रोत्साहन की भावना आएगी और बाकी बच्चे भी उसके लिए प्रोत्साहित होंगे कि हम भी इस तरह का अगर करते हैं काम तो हम लोग का भी इस तरह से नाम हो सकता है। तो मॉनेटरी ना सही, कम से कम जो प्रेस्टीज इशू है उस मामले में बच्चों को प्रोत्साहन इस तरह से मिल सकता है। जी धन्यवाद सर, ये तो सर, बहुत ही अद्भुत विचार हुए संतोष सर। ये तो हमारे मन की बात सर ने कह दी कि इन बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए और उन शिक्षक को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए जिन्होंने उन बच्चों को तैयार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है, टीचर्स ऑफ बिहार का एग्जाम सेल का उद्देश्य भी यही है कि जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग, वो इन पे चर्चा करें, बात करें और हमारे मन में जो संशय है उसको दूर करें। और ये सवाल अभी ये हमारे विषय विशेषज्ञ जो हैं शैलेंद्र संगदर सर, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि सर जो तैयारी की बात हम लोग कर रहे थे अभी, वो तैयारी अगर हम लोग पहले से शुरू करें, सरकारी विद्यालय में अगर इस तरह की तैयारी पहले से शुरू की जाए, तो क्या बच्चे ज्यादा से ज्यादा उससे लाभान्वित होते हैं? तो क्या हम लोग इसको शुरू नहीं कर सकते सर? जी बिल्कुल, बिल्कुल ये तैयारी कक्षा 6 से ही शुरू की जा सकती है और हम अपने विद्यालय में करते भी हैं। और तीसरे या चौथे दिन एक विशेष क्लास में हम करते हैं, लेकिन ये बात चल रही थी अभी इतनी जल्दी कैसे किया जाए। कक्षा 6 और 7 के लिए तो बहुत टाइम, बहुत समय है, बिल्कुल कर सकते हैं। और ऐसे में एक परीक्षा है दूसरी केंद्र सरकार की योजना श्रेष्ठा। तो जब हम ऐसे तैयारी में करेंगे तो फिर हम साइंस को और मैथ को और सोशल साइंस पर फोकस करेंगे। श्रेष्ठा परीक्षा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे आवेदन कर सकते हैं और इसमें परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बच्चे को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने को मिलता है। सरकार 1 लाख रुपया फीस देती है उस बच्चे की संबंधित विद्यालय को। संतोष जी के विद्यालय से कोई 22 बच्चों का अब तक शायद चयन हुआ है, मैं हो सकता हूँ कंफर्म ना हूँ, लेकिन 2 अंकों में संख्या है ये। इस वर्ष हमारे विद्यालय ने भी खाता खोला है
तो जब हम कक्षा 6 से ये तैयारी शुरू करेंगे तो हम फिर रीजनिंग को थोड़ा सा किनारे करेंगे और सब्जेक्ट पर पूरा फोकस करेंगे, क्योंकि आजकल विज्ञान क्विज जैसी और गणित की प्रतियोगिताएं, रामानुजन एक चल रही है आपके यहाँ प्रतियोगिता, इस कारण हम इन सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करेंगे और तब रीजनिंग पर फोकस उतना मेरा नहीं होगा। श्रेष्ठा में रीजनिंग नहीं आता है। श्रेष्ठा परीक्षा में पूरे भारत का पेपर एक जैसा होता है, उसमें रीजनिंग नहीं होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, निगेटिव मार्किंग वहां भी नहीं है, लेकिन 50% अगर क्वेश्चन हो जाते हैं तो बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। तब हमको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। शैलेंद्र सर, बस एक अंतिम समय में, क्योंकि समय भी काफी हो गया है, एनएमएमएस की तैयारी में क्या मॉडल पेपर कुछ अपना रोल अदा कर सकते हैं? ये कम समय है हमारे पास बच्चों की तैयारी के लिए, क्योंकि किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए कम से कम 3 से 4 से 5 महीने तो चाहिए ही चाहिए होते हैं। और चूंकि अब समय तो बहुत कम है, 8 मार्च को पेपर है, ज्यादा समय भी नहीं है, तो नहीं, मैं क्या इस पहले ही कह समय चुका हूँ कि कल आप पेपर अगर भेज देते हैं तो सभी विद्यालय वह पेपर कराएं। और पेपर का एक फायदा ये होता है कि हम सब भी परीक्षा दिए हैं, अनुभव से कह रहे हैं हम लोग कि पेपर में अगर 10 क्वेश्चन छूटा है तो बच्चे का जिज्ञासा होता है, हम लोगों की भी रही है कि जो क्वेश्चन नहीं हुआ है मेरा वह हम तैयार करें। तो एक पेपर के बीच में अगर 5 दिन का टाइम मिलेगा तो उस पेपर के सारे क्वेश्चन करने का बच्चा प्रयत्न करेगा और इस नाते उस बच्चे के पास एक बड़ी क्वेश्चन बैंक तैयार हो सकती है। तो अभी तो टाइम नहीं है, 4 पेपर आप हल करा दें उस बच्चे को। प्लस संतोष जी के पास एक पीडीएफ है जिसमें साइंस का सिलेबस लगभग हर प्रदेश में एक जैसा है, थोड़ा बहुत हटघट कर वे क्वेश्चन बढ़िया काम करेंगे। पीडीएफ अभी मैं ग्रुप पर भेज दूंगा, या हो सकता है संतोष जी ने भेज भी दी हो। सोशल साइंस में आपका भौगोलिक जो है, भूगोल का जो है चैप्टर, उसमें थोड़ा सा अंतर होगा, इतिहास में थोड़ा सा अंतर होगा हमारे यूपी से, तो वहाँ हम लोग टीचर्स, आपके टीचर्स की सहायता लेकर के संतोष जी पेपर बना रहे हैं। मॉडल पेपर का बहुत रोल है, जैसे कि ओएमआर सीट बच्चे को अगर भरना आ जाता है तो मान के चलो 10 अंक का फायदा हो ही जाता है। इसलिए ओएमआर पर अच्छे से अभ्यास करा दें ताकि वो बच्चा परीक्षा में गलती ना करे। ओएमआर भरना एक बड़ा मामला होता है, शायद पहली बार वो ओएमआर भरेगा, तो उसका जितना अच्छा अभ्यास हो जाएगा यहाँ विद्यालय में उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। कम से कम 4 पेपर तो करा ही दें, मेरी इच्छा तो है, अभी भी 6 का टाइम है। अच्छा, एक चीज और, दूसरा मैं जो डाउट होगा बच्चे को, कल पेपर भेजा जाएगा, कल नहीं तो आप परसों तक करा देंगे, और जो भी डाउट होगा वह मैं अपनी क्लास में कंप्लीट करा दूंगा बच्चे को। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि एनएमएस केवल एक परीक्षा ही नहीं, बल्कि बिहार के मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के भविष्य का एक ये द्वार है, मेन गेट है। टीचर्स ऑफ बिहार की ओर से हम सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। योगेश सर, अब्दुल मोइन सर, मनोज बोस सर और शैलेंद्र संगर सर, हम सबका मार्गदर्शन किया, हमारे सारे बच्चों का मार्गदर्शन किया। हमारे साथी दीपाली मैम का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मेरा साथ दे करके मेरी थोड़ी मुश्किलों को
थोड़ा मेरी मुश्किलों को दूर कर दिया। अब टीचर्स ऑफ बिहार की ओर से हम सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी को बहुमूल्य समय देने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबसे बस सभी दर्शकों से ये अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक छात्रों तक जानकारियों को पहुँचाएँ और एनएमएमएस को एक जन आंदोलन बना दें, जिससे हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को एक नया अवसर मिले। हम उनको बैसाखी ना दे करके उनके पैरों पर खड़े कर दें, उनको आर्थिक सहायता उनकी मेहनत से आए, जिससे उनको अपनी कॉपी पेंसिल खरीदने के लिए किसी से पैसे माँगने की आवश्यकता ना पड़े। और इसी के साथ-साथ इस लाइव शो का टीचर ऑफ बिहार के मन से समापन किया जाता है। आप सभी का बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद।